अर्जुन देव ने कुछ अविश्वास के साथ कहा, क्या महान जिन राष्ट्र की प्रतिभाएं वास्तव में इतनी मजबूत हैं? बूढ़े व्यक्ति के पास एक गंभीर अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने कहा, वे आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपके लिए महान जिन राष्ट्र की युवा पीढ़ी के शीर्ष 500 में रैंक करना मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने इसका खंडन नहीं किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, हालांकि वो बहुत निराश महसूस नहीं कर रहा था। सभी के साथ अर्जुन देव ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी और से कमजोर है, यहां तक कि महान जिन राष्ट्र की प्रतिभाओं से भी। उसके पास केवल समय की कमी थी। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, वो इन सभी लोगों को रौंद देगा और प्रतिभाओं के इस उभरते युग में उठ खड़ा होगा। मैंने काफी बकवास कहा है, मैं आगे नहीं बोलूंगा। जब आप रेसलिंग सिटी जाते हैं तो इस उत्कीर्ण कार्ड को स्वर्गीय विनाश संघ के नेता को सौंप दें। वो तुम्हारे लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। बूढ़े ने हाथ लहराया और अर्जुन देव को विदा कर दिया। अर्जुन देव देर तक नहीं रुके। उसने अपनी छुट्टी ली और जल्दी से लॉन्गयांग द्वीप की ओर उड़ गया। लॉन्गयांग द्वीप द्वीपों के दक्षिणी समूह का मूल था। इसकी स्थिति महान किन राष्ट्र की राजधानी के बराबर थी। ये हेवनली स्प्रिंग आइलैंड से 2500 किलोमीटर से अधिक दूर था। नक्शे को ध्यान से देखने के बाद अर्जुन देव बुदबुदाया। प्रशांत और अन्य लोगों को 6 घंटे से अधिक समय तक जाना चाहिए था। उनमें से कई लोग हैं, इसलिए वे बहुत तेज नहीं होंगे। मैं उन्हें पकड़ने में सक्षम हो सकता हूं। शहर से निकलने के बाद अर्जुन देव ने हवा में उड़ान भरी और अपने माथे पर कपड़े की नीली पट्टी को फाड़ दिया। शिव, एक विचार के साथ लाल रंग का नरसंहार सिंहासन कहीं से भी दिखाई दिया। सिंहासन के नीचे एक घना लाल रंग का बादल मंडरा रहा था। नरसंहार सिंहासन को केवल बेहद तेज गति से उड़ान भरने के लिए नरसंहार की स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता थी। यदि किसी को थकावट की चिंता नहीं थी तो नरसंहार सिंहासन मैक 4 तक पहुंच सकता था। भविष्य में जब नरसंहार की स्थिति की खेती बढ़ेगी तो गति और भी बढ़ जाएगी। हालांकि नरसंहार की स्थिति का उपयोग आमतौर पर युद्ध के लिए किया जाता था। यदि इसका उपयोग उड़ान के लिए किया जाता तो ये युद्ध में हीन था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में अर्जुन देव उड़ने के लिए लाल रंग के सिंहासन का उपयोग नहीं करते थे। इस समय स्थिति अत्यावश्यक थी। अर्जुन देव इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। वो सिंहासन पर बैठ गया और आकाश में लाल रंग के बादल पर सवार हो गया। सामने से तेज हवा चली। अर्जुन देव आर्मरेस्ट पर झुक गए और अपनी ठोड़ी को ऊपर उठा लिया। आराम से दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसे अपने सार को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल सिंहासन में लाल रंग के पूल को समाप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये लोगों को मारने के बाद प्राप्त किया गया था। इसका अर्जुन देव के शरीर से कोई लेना देना नहीं था। अन्य कृषकों से मिलने और अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करने से बचने के लिए अर्जुन देव ने 10,000 मीटर तक उड़ान भरी। जैसे ही अर्जुन देव पूरी गति से उड़ रहे थे, सिंहासन में लाल रंग का पूल एक दृश्य दर से सिकुड़ने लगा। लंबे समय तक उड़ने के बाद लाल रंग के पूल का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। फिर अर्जुन देव ने लाल रंग के सिंहासन को अपनी चेतना के सागर में याद किया। लाल रंग के पूल को फिर से भरना आसान नहीं था। इसे समाप्त करने के बाद इसे फिर से भरना और भी मुश्किल होगा। अर्जुन देव पहले ही लॉन्गयांग द्वीप के करीब थे। अगर वो अभी भी प्रशांत के समूह को नहीं पकड़ सका तो खुद को मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैकअप के रूप में नरसंहार की कुछ स्थिति रखना बेहतर था। अर्जुन देव धीरे धीरे नीचे उतरे। अर्जुन देव के सामने एक विशाल द्वीप का सिलुएट दिखाई दिया। ये दक्षिण का मुख्य द्वीप लॉन्गयांग द्वीप था। आकाश में कास्टकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनमें से अधिकतर 2 या 3 के समूह में द्वीप की ओर तेजी से उड़ रहे थे। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और पाया कि लॉन्गयांग द्वीप पर आने वाले सभी कास्टकार एक ही दिशा में उड़ रहे थे। ये लॉन्गयांग द्वीप का प्रसिद्ध कुश्ती शहर था। ये विभिन्न आकारों के कुश्ती के मैदानों से बना शहर था। पूरा शहर खून और हिंसा से भर गया था। पूरे प्राचीन उजाड़ भूमि में इस तरह के 4 अन्य कुश्ती शहर थे। वे अन्य 3 मुख्य द्वीपों पर स्थित थे। अजीब बात है, लॉन्गयांग द्वीप पर 10 से अधिक शहर हैं। ये सभी लोग कुश्ती शहरों की दिशा में क्यों जा रहे हैं? अर्जुन देव भ्रमित महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जाने वाली आकृतियों को देखा। मैं वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकता। रेसलिंग सिटी ने पिछले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर रैंक ए कुश्ती रिंग आयोजित नहीं की है। कौन जानता है कि इस समय क्या हो रहा है? उन्होंने वास्तव में दर्जनों मैच आयोजित किए। वह कौन परवाह करता है? रैंक ए कुश्ती के छल्ले पैसे कमाने का एक शानदार अवसर है। यदि आप लगातार 10 मैच जीतते हैं तो आप 5,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि आप लगातार 20 मैच जीतते हैं तो आपको एक अवर ग्रेड गुप्त खजाना भी मिलेगा। मैंने सुना है कि इस बार पुरस्कार बढ़ाए जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है।
अगर ऐसा है तो वे बहुत पैसा खर्च करेंगे। अर्जुन देव के पास से गुजरने वाले काश्तकारों के एक समूह ने उत्साह से बात की कि वे रेसलिंग सिटी क्यों जा रहे हैं। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनके हाव भाव डूब गए। उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि किसान कुश्ती शहर की ओर दौड़ रहे हैं। उन्होंने बुदबुदाया, खबर अब तक फैल गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं पहले दौर में प्राचीन उजाड़ भूमि के कई प्रसिद्ध काश्तकारों से मिलूंगा। पूर्णिमा का चांद आकाश में ऊंचा लटका हुआ था और आकाश सितारों से भरा हुआ था। तेज चांदनी के नीचे अधिकांश तारे ढके हुए थे। रेसलिंग सिटी के भीतर एक निवास में हेवनली एक्सटर्मिनेशन यूनियन के प्रभारी 4 लोगों ने विभिन्न स्थानों से 200 से अधिक प्रतिभाओं को एक भोज में ले जाया। कल से नीचे के किसान एक क्रूर प्रतियोगिता शुरू करेंगे। वे लगातार 6 दिनों तक उच्च तीव्रता वाली लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए स्वर्गीय विनाश संघ के प्रभारी लोगों ने सभी को आराम करने के लिए एक भोज आयोजित करने का फैसला किया। साथ ही वे कुछ सवालों के जवाब देने का अवसर लेंगे। बूढ़ा ली हॉल के बीच में बैठा था। उसके बगल में उसके 3 सहायक थे। उन चारों के सामने लकड़ी की एक लंबी मेज रखी हुई थी। दोनों तरफ दीवारों के खिलाफ लंबी लकड़ी की मेजें भी रखी गई थीं। मेजों पर शराब और स्नैक्स रखे गए थे। प्रत्येक मेज के पीछे 3 या 4 किसान थे। काश्तकारों ने एक दूसरे के साथ खुशी से बातें की और माहौल बहुत जीवंत था। सीनियरली, मैंने सुना है कि अगली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में देवलोक रैंकिंग के शीर्ष प्रतियोगी ऊपरी क्षेत्र में जा सकेंगे। दाहिनी ओर एक युवा कृषक ने अपने हाथ में शराब का कप नीचे रखा और सम्मानपूर्वक ओल्ड ली से, जो मंच पर था, पूछा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हॉल तुरंत शांत हो गया और सभी की निगाहें सीनियर ली पर केंद्रित हो गईं। तथाकथित ऊपरी क्षेत्र सभी के लिए एक रहस्यमय जगह थी। अफवाह ये थी कि 3 पवित्र गुरुओं की भूमि ऐसी दुनिया में थी। कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह की दुनिया थी। स्काई मार्शल कॉन्टिनेंट में ये कहा जाता था कि केवल सम्राट वू की ताकत वाले लोग ही शून्य को तोड़ सकते हैं और देखने के लिए ऊपरी क्षेत्र में जा सकते हैं। सम्राट वू के स्तर तक पहुंचने से पहले यदि कोई ऊपर जाकर देखना चाहता है तो उसे 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। बेशक हर 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता को ऐसा अवसर नहीं मिला। केवल तब जब विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिभाएं अपने चरम पर पहुंचेंगी, तब वे ऊपरी क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करेंगे। फिर उन्हें ऐसा अवसर दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ हजार वर्षों में किसी के भी 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता से ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करने की कोई खबर नहीं थी। सबसे पहले 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता 4000 साल पहले शुरू हुई थी। कहा जाता था कि थंडर किंग की पीढ़ी के युवा प्रतिभाओं को 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में ऐसा अवसर मिला। 4000 साल बहुत लंबे थे। उस समय की बात पहले से ही एक किंवदंती बन चुकी थी। अब युवा किसान केवल कुछ अनुमान लगा सकते थे। उन्होंने ये पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की कि ये सच है या नहीं। हालांकि इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता ने कुछ संदेहों का उल्लाजा कर दिया था। देवलोक महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्र और शक्तियां न केवल लोगों को भाग लेने के लिए भेजेंगी, बल्कि असीम सागर के दूर के उथले समुद्र भी पहले से ही एक किंवदंती बन चुके हैं। यहां तक कि दूर असीम महासागर के 4 उथले समुद्र भी लोगों को भेजने की योजना बना रहे हैं। यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उन्हें पिछली विश्व चैंपियनशिप में जाने का अवसर मिला होता, तो वे निश्चित रूप से इतना बड़ा हंगामा नहीं करते। जब ओल्ड ली ने यह सुना तो वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं जो जानता हूं, आपके पीछे संप्रदायों की पुरानी पीढ़ी के सर्वोच्च बुजुर्ग भी जानते हैं। चूंकि उन्होंने आपको नहीं बताया, स्वाभाविक है मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। क्यों? सभी ने भ्रमित होते हुए पूछा। ओल्ड ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी समय नहीं आया है। अब प्रतिभाओं का नवोदित युग है। आपकी पीढ़ी अभी परिपक्व नहीं हुई है। आपको बताने से आपको नुकसान ही होगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यदि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो महान भाग्य वाले लोगों को सुखद आश्चर्य होगा। जितेंद्र शर्मा और डेविड फर्नांडिस पीछे की ओर दाएं तरफ एक टेबल पर बैठे थे। जितेंद्र शर्मा को शक हुआ और उन्होंने कहा, यह अजीब है, आपका स्वर बिल्कुल मास्टर के समान क्यों लगता है? पहले भाई, मास्टर आप पर सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्या आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी है? डेविड फर्नांडिस ने शराब का एक घूंट पिया। उसकी आंखों में एक गहरी नजर चमक उठी, जिससे वो बहुत रहस्यमयी लग रहा था। डेविड फर्नांडिस ने अपना शराब का कप नीचे रखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और कहा, मुझे यकीन नहीं है, इस पर ज्यादा ना सोचें। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो वहां अच्छी तरह से समाप्त नहीं हो सकते हैं। भोज जारी रहा। इस दौरान किसी ने रैंक ए कुश्ती रिंग के नियमों के बारे में पूछा तो ओल्ड ली ने सबको उनके जवाब दिए, कुछ भी नहीं छिपाया। एक बार जब आप कुश्ती रिंग में चले जाते हैं तो ये बूढ़ा आदमी वहां प्रभारी नहीं होगा।
पहले मैं चीजें स्पष्ट कर दूं, यदि कोई खतरा है तो पीछे हट जाए, बहादुर बनने की कोशिश ना करें। जहां तक नियमों की बात है, वे कुश्ती रिंग के नियम है। आपके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, बस 60 जीत हासिल करने का एक तरीका सोचें। ढंग ढंग ढंग। जब इस समय अव्यवस्थित कदमों की आहट सुनाई दी, हॉल के बाहर एक सेवक ने अपने हाथ में एक उत्कीर्ण कार्ड रखा हुआ था। वो जल्दी से ओल्ड ली के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ओल्ड ली की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उन्होंने निर्देश दिया, पहले नीचे जाओ और उसे ऊपर ले आओ, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। ओल्ड ली के कुछ सहायकों ने उत्कीर्ण कार्ड को देखा और आश्चर्य से कहा, एल्डर हुआंग का उत्कीर्ण कार्ड, वो किसकी रक्षा कर रहा है? ओल्ड ली ने लापरवाही से उत्कीर्ण कार्ड को दूर रख दिया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, ये वो बच्चा है जिसने उस समय इतनी कड़ी आपत्ति की थी। मैं जानना चाहता हूं कि ये बूढ़ा हुआंग इतनी बार उसकी रक्षा क्यों करना चाहता है। जब हॉल में उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने देखा कि ओल्ड ली की अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि कुछ होने वाला है। माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया और हॉल अत्यंत शांत हो गया। सभी लोग हॉल के बाहर दरवाजे की ओर देख रहे थे। ये देखना चाहते थे कि ओल्ड मैन ली को किसने नाराज किया। शालिनी मेघ ने प्रशांत से फुसफुसाया, जो उसके बगल में था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने बात की थी वो फिर से यहाँ हैं? प्रशांत ने धीरे से कहा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि अगर ये वास्तव में वो है तो मैं बहुत मदद नहीं करूंगा। ये एल्डर ली हमारे असंख्य फील्ड पैलेस के गुट से नहीं है। शुक्रिया। दरवाजे के बाहर से नरम कदमों की आहट आई। नीले वस्त्र पहने और हाथ में चंद्रछाया कृपाण पकड़े अर्जुन देव ने शांत भाव से हॉल में प्रवेश किया। अर्जुन देव ने अपनी आंखों के कोने से चारों ओर देखा और हॉल में सभी के चेहरों को स्कैन किया। उसने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे। शर्मिला थीं, जिनसे उन्होंने पहले लड़ाई की थी। प्रशांत थे, जिनसे वो पहले भी मिल चुके थे। प्रशांत के बगल में चांदी के बालों वाली लड़की जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अर्जुन देव को याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। उनके दो पुराने दोस्त जितेंद्र शर्मा और डेविड फर्नांडिस भी थे। अप्रत्याशित रूप से वे भी यहाँ थे। जब अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा की शत्रुतापूर्ण निगाहों को महसूस किया तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। हॉल में माहौल ठीक नहीं लग रहा था। अर्जुन देव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने अपना सिर उठाया और ओल्ड ली को मुट्ठी में मुट्ठियों की सलामी दी। जूनियर अर्जुन देव ने सीनियर को नमस्कार किया। हालांकि बूढ़े ली ने अर्जुन देव की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वो उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि खेती का क्षेत्र एक कृषक की नींव है। उस समय मैं वो था जिसने मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के लिए सीमा का सुझाव दिया था। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप जैसा अवर ग्रेड मार्शल किंग यहाँ क्यों हैं? क्या आप मौत की तलाश कर रहे हैं? अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। उसे स्वर्गीय विनाश संघ के बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। ऐसा लग रहा था कि वो बदकिस्मत था। उसके सामने बूढ़ा आदमी वही था जिसने उस समय उसका विरोध किया था। जहां से आए थे वहां वापस जाओ, कुश्ती की रिंग में प्रवेश करें और जीवन और मृत्यु अनुबंध को नवीनीकृत करें। जब आप मीडियल ग्रेड मार्शल किंग हो तो फिर से वापस आएं। अगर आप इतनी कम उम्र में यहां आते हैं तो अफसोस की बात होगी। ये मत सोचो कि कुछ समय के लिए ग्रेट किन नेशन में प्रसिद्ध होने के बाद आपके पास महान प्रतिभा है और आप नियमों की नज़रअंदाज कर सकते हैं। महान किन राष्ट्र हमेशा 5 महान राष्ट्रों में सबसे कमज़ोर होता है। जब नीचे के लोगों ने ओल्ड ली की बातें सुनी तो उनके हावभाव चंचल हो गए। ये पता चला कि इस व्यक्ति ने एक स्थान के लिए प्रवेश करने और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग किया था। दुर्भाग्य से उनका समर्थक उतना मजबूत नहीं था। इस बूढ़े ली ने इसे नहीं खरीदा और बदले में अपमानित किया गया। एक तेज धर्राट युवा कृषक बता सकता था कि ओल्ड ली को अर्जुन देव पसंद नहीं था। वो तुरंत साथ चला गया और मजाक उड़ाया। एक अवर ग्रेड मार्शल किंग प्राचीन उजाड़ टावर में एक स्थान के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। आप खुद को अधिक आंकते हैं। अन्य लोग तुरंत सहमत हो गए। वास्तव में वापस जाओ। यदि आप कुश्ती की रिंग में मर जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये महान किन राष्ट्र नहीं है। आप वहां एक शिखर प्रतिभा हैं। यहां आप कुछ भी नहीं हैं। अर्जुन देव के हावभाव शांत रहे। उसे अपने आसपास के शब्दों की परवाह नहीं थी। उसने केवल उन्हें स्मृति में समर्पित किया। उसने सीधे ओल्ड ली की ओर देखा और कहा, खेती वास्तव में एक कृषक की नींव है। हालांकि युद्ध तकनीक, मार्शल तकनीक और खेती की तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वे खेती से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बूढ़े ली ने ठंड से सूंघा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के योग्य हो? मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मुझे सिखाओ कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तुरंत हाथापाई चलो। प्रशांत अब और बर्दाश्त नहीं कर सका।
उन्होंने कहा, सीनियर ली, जहां तक मुझे पता है, एल्डर हुआंग ने अपना उत्कीव कार्ड निकाला। उनके पास किसी की सिफारिश करने का अधिकार है। बूढ़ा ली प्रशांत की पहचान से डरता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने उनका खंडन नहीं किया। प्रशांत ने जो कहा वो सच था। हालांकि उस समय वे वही थे जिन्होंने मीडियल ग्रेड मार्शल किंग बनने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ही अर्जुन देव को निमंत्रण भेजने पर वीटो कर दिया था। अब जब उसे अर्जुन देव की बात माननी पड़ी तो वो मन ही मन असहज महसूस कर रहा था। यदि वो अर्जुन देव को पीछे हटने के लिए मना सकता था, तो वो कह सकता था कि अर्जुन देव अपनी मर्जी से पीछे हट गया। एल्डर हुआंग उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए अर्जुन देव काफी धैर्यवान थे। इसके अलावा प्रशांत ने उनके लिए बात की थी, उसे भगाना अच्छा नहीं होगा। जब बूढ़े ली की नजर अर्जुन देव पर पड़ी तो उन्होंने एक प्रतिवाद के बारे में सोचा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्योंकि तुम कहते हो कि युद्ध तकनीक और खेती की तकनीक खेती से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस हॉल में से एक व्यक्ति को चुनो। तो फिर इस हॉल में से किसी को चुनो। यदि आप उसे 10 चालों के भीतर हरा सकते हैं तो मैं आपको ये अवसर दूंगा। सभी को ये देखने दें कि आपके युद्ध कौशल कितने शानदार हैं। हॉल बहुत शांत था। सभी ने अर्जुन देव की ओर भरी आंखों से देखा था। जाहिर है इस व्यक्ति ने ओल्ड ली को नाराज कर दिया था। अर्जुन देव के लिए उन्हें 10 चालों के भीतर हराना असंभव था। यहाँ का सबसे कमजोर कल्टीवेटर एक चोटी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग था। वे सभी अपने अपने संप्रदायों में शीर्ष पायदान के प्रतिभाशाली थे। उनके पास उच्च रैंक वाली खेती तकनीकों या मार्शल तकनीकों की कमी नहीं थी। जहां तक तथाकथित युद्ध तकनीकों की बात है, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वे अर्जुन देव से कमतर हैं। जितेंद्र शर्मा ने बेफिक्रे अंदाज में हंसते हुए कहा, ये सोचकर कि इस बट्टे का दिन ऐसा होगा। स्वर्गीय विनाश संघ के बुजुर्गों द्वारा अपमानित होने के बाद उसके दिल में गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया है। हर्मिला के अलावा एक लड़की भी मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, बड़ी बहन, ये व्यक्ति कौन है? वो सिर्फ एक अवरकेड मार्शल किंग है, वो यहाँ क्यों है? हालांकि शर्मिला के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसने कहा, जियोरू, ऐसा मत सोचो, वो कोई साधारण अवरग्रेड मार्शल किंग नहीं है। अर्जुन देव की शांत आंखों में हत्या के इरादे का एक निशान चमक उठा। उसने ओल्ड ली की ओर देखा और कहा, क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूं? ओल्ड ली ने उदासीनता से कहा, यह बूढ़ा आदमी दिनेश पंचल है। यदि आप डरते हैं तो आप जा सकते हैं, यदि आप रहते हैं तो आपको मेरे अनुरोध से सहमत होना होगा। दिनेश पंचल, दिनेश पंचल। उन्होंने इस नाम को अपने दिल में दृढ़ता से याद किया। अर्जुन देव ने कसम खाई कि वो भविष्य में आज के अपमान का 100 गुना बदला लेंगे। अर्जुन देव ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना उदासीनता से कहा, जैसा आप चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। दिनेश बंसल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसका पछतावा होगा? इस बूढ़े व्यक्ति ने कई प्रतिभाओं को देखा है और मैंने आपके जैसे और भी लोगों को देखा है जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते हैं। अगर मैं तुम्हें 10 साल भी दे दूं तो तुम मेरे लिए खतरा नहीं बनोगे। बैंग। दिनेश बंसल ने मेज पर जोर से पटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, जो कोई भी उसे हरा देगा, मैं उसे पहले दौर से गुजरने दूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ तुरंत हंगामा मच गई। वे सभी एक ही समय में अर्जुन देव की ओर दौड़ पड़े। यदि वो सीधे पहले दौर में पास हो जाता तो न केवल ये अफसोस की बात थी कि वो बहुत सारी ऊर्जा बचा सकता है, बल्कि वो दूसरों के विभिन्न तुरुप के पत्तों का भी निरीक्षण कर सकता है और अपना तुरुप का पत्ता प्रकट नहीं कर सकता है। इसके कई फायदे थे और वे अखाड़े की लड़ाई में दूसरे दौर में एक बड़ा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा कोई नहीं था जो इस अवसर को नहीं चाहता था। शू। हालांकि एक आकृति बाकी सबसे आगे निकल गई। ये स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के जितेंद्र शर्मा थे। उनकी नजर अर्जुन देव पर टिकी हुई थी। जैसे ही दिनेश बंसल ने बात की, जितेंद्र शर्मा की आकृति शू डॉट की ध्वनि के साथ अर्जुन देव के सामने प्रकट हो गई। डेविड फर्नांडिस का हाथ हवा में मंडरा रहा था। जैसे ही उसने जितेंद्र शर्मा को रोकना ही था कि उसने अपना हाथ हटा लिया। इतने कम समय में वो वास्तव में इतनी बड़ी गति से आगे बढ़ गया था, उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था। मैं इसे रोक भी नहीं सकता। कितनी मूर्खता है। ठीक है, यदि आप अपने आप को एक कदम के रूप में भेजना चाहते हैं तो ये आप पर है। डेविड फर्नांडिस ने अपना सिर हिलाया जैसे ही उसने अपने कप में शराब का एक घूंट बना लिया। हालांकि ये उनके लिए एक अच्छा अवसर था कि ये देखने के लिए कि अर्जुन देव किस समाधान क्षेत्र में पहुंचे हैं। जितेंद्र शर्मा की हत्या क्यों अनियंत्रित रूप से फैल गई। वो कुछ क्रूरता से मुस्कुराया और कहा, अर्जुन देव,
तुम्हें ऐसा दिन आने की उम्मीद नहीं थी ना? उस समय तुमने मुझ पर चुपके से हमला किया और मुझे रौंद दिया। तुमने निश्चित रूप से ये उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन मैं पर्सनली तुम्हारी उम्मीदों को दफना दूंगा। हा हा हा। जितेंद्र शर्मा ठहाका मारकर हंस पड़े। उस समय द्वीप पर अर्जुन देव ने उन्हें कदम रखा था। वो जवाबी कार्यवाही भी नहीं कर पाया था। वो बस एक बुरा सपना था। उसके बाद जब भी वे कई बार साधना करते थे, उनके मन में अर्जुन देव का रूप आ जाता था, जिससे वे टूट जाते थे। जितेंद्र शर्मा जानता था कि ये हृदय का दानव है। अर्जुन देव उनके हृदय का दानव बन चुके थे। यदि वे पर्सनली उससे डील नहीं करते तो हृदय का दानव हमेशा मौजूद रहता। उनके भीतर के दानव हमेशा मौजूद रहते और उनकी ताकत हमेशा स्थिर रहती और पीछे हटने का खतरा भी रहता। अब जब तक कि वे 10 चालें सहन कर सकते हैं, वे आदिम उजाड़ टावर में प्रवेश करने की अर्जुन देव की आशाओं को नष्ट कर सकते हैं। ये निसंदेह उनके हृदय के दानव से निपटने का एक अच्छा अवसर था। वे क्यों अच्छे मूड में नहीं हो सकते थे? जितेंद्र शर्मा ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और उदास भाव से कहा, श्वेत वस्त्र वाले ब्लेड्समैन, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगर तुमने मुझ पर चुपके से हमला नहीं किया होता तो तुम मेरे खिलाफ मौका नहीं पाते। अर्जुन देव ने अपनी हथेली पलट दी और उसके दाहिने हाथ में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। उसने उदासीनता से कहा, क्या मजाक है? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये केवल एक चुपके से हमले के कारण था? जब शालिनी मेघ ने अर्जुन देव को ब्रह्मांड की अंगूठी से चंद्र छाया कृपाण को बाहर निकालते देखा तो उनके हाव भाव में उतार चढ़ाव आया। वो बुदबुदाया, ये वास्तव में वही है। सॉन्ग क्यू के पहलाव ने उसे मार दिया था। जिस क्षण से अर्जुन देव ने हॉल में प्रवेश किया, शालिनी मेघ की निगाहें अर्जुन देव से कभी नहीं हटी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव का स्वभाव उनकी यादों में मौजूद व्यक्ति के स्वभाव से बहुत मिलता जुलता था। शांत, निर्णायक और जल्दबाजी, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मिलता है, वो दास या दबंग नहीं होगा। इस समय जब अर्जुन देव ने शालिनी मेघ की यादों से कृपाण, लूनर शैडो कृपाण निकाला तो वो आखिरकार अर्जुन देव की पहचान की पुष्टि कर सकी। बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि ये अर्जुन देव जीत सकता है? शर्मिला की छोटी बहन जो उनके बगल में थी ने पूछा। शर्मिला ने अनिश्चितता के साथ जवाब दिया, ये कहना मुश्किल है। उनकी ओवरऑल ताकत निश्चित रूप से जितेंद्र शर्मा की तुलना में मजबूत है। हालांकि 10 चालों के भीतर उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि मैं भी आश्वस्त नहीं हूं। उपस्थित अधिकांश काश्तकारों ने भी ऐसा ही महसूस किया। उन्होंने कहा, ये जितेंद्र शर्मा भाग्यशाली है, उसे पहले दौर से गुजरने की जरूरत नहीं है। दिनेश बंसल अपनी सीट पर शांति से बैठे रहे। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उन्हें अर्जुन देव से कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा अज्ञानी कृषक भविष्य में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ची! अचानक हॉल में एक गूंजनेमान तलवार की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जितेंद्र शर्मा आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने पहला कदम उठाया। तलवार की नोक अर्जुन देव की ओर इशारा करती थी। लंबी तलवार लगातार कांपती रही और हवा पानी की तरह लहराने लगी। तलवार की धार से एक तेज धातु की अवधारणा उत्सर्जित हुई थी। तलवार के हिलने से पहले तलवार से हवा पहले ही आ चुकी थी। अर्जुन देव की ओर एक अद्वितीय तेज तलवार का इरादा चलाया गया। ये हवा के माध्यम से फट गया और अर्जुन देव के माथे में प्रवेश कर गया, उसके दिल को तोड़ने और उसकी मानसिक स्थिति को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। धातु की स्थिति में केवल एक ही विशेषता थी, तीक्ष्णता। ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। जितेंद्र शर्मा की आभा के आधार पर यह स्पष्ट था कि उन्होंने धातु की स्थिति को महान पूर्णता तक विकसित कर लिया था। हालांकि ये चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन 10 चालों के भीतर उसे हराना असंभव था। शर्मिला ने आह भरी। हॉल में मौजूद अन्य सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया। ये लड़ाई शुरू से ही अनुचित थी। अब अर्जुन देव के पास कोई मौका नहीं था। दिनेश बंसल की भ्रिकुटी शिथिल हो गई और वो पूरी तरह से शिथिल हो गया। वो अपने आप से बुदबुदाया, परिणाम पहले ही तय हो चुका है। जब अर्जुन देव को उस तेज तलवार के इरादे का एहसास हुआ तो उन्हें एक विचार आया। उन्होंने क्यूई का प्रसारित किया, जिसका उन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। जब से अर्जुन देव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को संगठित किया है, तब से उन्होंने असफलताओं, क्लेशों, उलझनों और चिंताओं का अनुभव किया है। ये वो क्यूई थी जो केवल एक ब्लेड्समैन के पास थी। डैंग! एक मधुर गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। ये दिव्य हथियारों की तरह हवा में टकरा रहा था, जिससे एक भारी कंपन की आवाज आ रही थी जो आसपास के वातावरण में फैल गई थी। जितेंद्र शर्मा की तलवार का इरादा तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया। तलवार के इरादे में धातु की स्थिति भी पतली हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। कृपाण का इरादा।
जब उन्होंने भारी कंपन की आवाज़ सुनी और अर्जुन देव के शरीर से क्यूई को महसूस किया, तो हॉल में कुछ लोगों को संदेह हुआ। तलवारों से कृपाण बनते थे। कृपाण का इरादा भी तलवार के इरादे से लिया गया था। हालांकि तलवार के इरादे से भी इसे समझना कठिन था। यदि तलवार के इरादे को समझने की संभावना 1,00,000 में से 1 थी, तो कृपाण के इरादे को समझने की संभावना 1,00,000 में से 1 थी। इसके अलावा पिछले कई हजार वर्षों में किसी ने भी 30 साल की उम्र से पहले कृपाण के इरादे को समझने वाले किसी के बारे में नहीं सुना था। प्राचीन उजाड़ भूमि के 10 महान ब्लेड्समैन ने 40 साल की उम्र में कृपाण के इरादे को समझ लिया था। केवल थंडर किंग की पीढ़ी के पास इतना प्रतिभाशाली ब्लेड्समैन था। यदि कोई इसका पता लगाना चाहता है तो वो देवलोक राजवंश होगा या इससे भी पहले प्राचीन युग। डेविड फर्नांडिस की अभिव्यक्ति थोड़ी ढीली हुई। उन्होंने कहा, सौभाग्य से ये कृपाण का इरादा नहीं है, ये सिर्फ क्यूई का एक किनारा है। हालांकि क्यूई का सिर्फ एक किनारा जितेंद्र शर्मा के तलवार के इरादे का विरोध कर सकता है। कृपाण का इरादा कितना प्रभावशाली होगा? हॉल में मौजूद अन्य सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अगर ये वास्तव में कृपाण का इरादा होता तो ये बहुत बड़ा झटका होता। जितेंद्र शर्मा कमजोर नहीं है। अगर मैं उसे सामान्य परिस्थितियों में हराना चाहता हूं तो मुझे 100 से अधिक चालों के लिए उससे लड़ना होगा। अगर मैं जितेंद्र शर्मा को 10 चालों के भीतर हराना चाहता हूं तो मुझे उन्हें गार्ड से पकड़ना होगा। फिर मुझे एक क्रूर बाढ़ की तरह आगे बढ़ना होगा और उसे एक ही बार में कुचल देना होगा। उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं देना होगा। संयोग से मेरे पास कृपाण प्रविधियों का एक सेट है जिसका उपयोग एक बार में किया जा सकता है। रशिंग थंडर चॉप। हालांकि ये निचले पद का है, अर्जुन देव का सार और स्थिति इसकी भरपाई कर सकती है। जितेंद्र शर्मा से निपटने के लिए ये काफ़ी है। जितेंद्र शर्मा की तलवार के इरादे को बिखेरने के बाद अर्जुन देव ने उस क्षण का लाभ उठाया जब उसका प्रतिद्वंद्वी अपने दाहिने पैर को आधा मीटर तक ऊपर उठाने के लिए स्तब्ध हो गया। फिर वो बेरहमी से नीचे गिर पड़ा। बैंग। इस स्टॉम्प ने वाइटल क्यूई और एसेंस को मिला दिया। अर्जुन देव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इसमें 350 टन बल था और तुरंत जमीन में एक दरार दिखाई दी। बूम बूम बूम। पूरा हॉल हिल गया। लकड़ी की मेज पर रखी सारी शराब का का की आवाज से बिखर गई। दरार तेजी से जितेंद्र शर्मा की ओर बढ़ गई। हूची हूची। एक तेज ऊर्जा जो आधा मीटर लंबी थी दरार से ऊपर उठी। जैसे ही दरार बढ़ती गई वो सीधे जितेंद्र शर्मा पर हमला कर दिया। ये एक तेज चाकू की तरह था जो जितेंद्र शर्मा को आधा करने की कोशिश कर रहा था। जितेंद्र शर्मा के चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव अचानक ऐसा कदम उठा लेंगे। दुश्मन को चौकन्ना पकड़ने और जब वे तैयार नहीं थे उन पर हमला करने का यही मतलब था। जितेंद्र शर्मा का शरीर जमीन के साथ साथ हिल गया। जब उसने देखा कि ऊर्जा उस पर दौड़ रही है तो वो जल्दी से किनारे की ओर चकमा दे गया। ऊर्जा जितेंद्र शर्मा के पास से गुजरती हुई दिनेश बंसल की ओर बढ़ती रही। दिनेश बंसल जमीन पर पटकते हुए भावहीन रहे। तेज ऊर्जा तुरंत कुछ भी नहीं में बिखर गई। उसी समय जमीन में दरार बंद हो गई। जब ये दिनेश बंसल की तालिका पर पहुंचा तो 1 इंच आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। शिव। जितेंद्र शर्मा ने अभी अपना पैर स्थिर किया था कि उन्होंने अर्जुन देव के दाहिने हाथ को कृपाण की मूठ पकड़ते हुए देखा। अर्जुन देव की आंखें चील की तरह तेज थीं, जैसे वो उस पर दौड़े थे। ढोंग ढोंग ढोंग। अर्जुन देव के कदमों की आहट गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, जिससे तेज हवा चली। जितेंद्र शर्मा अपनी आंखें खुली नहीं रख पाए। जितेंद्र शर्मा के दिल में बुरा लग रहा था। वो जमीन से धक्का दे रहा था और पीछे हट गया। क्या मैं पीछे हट सकता हूं? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन देव ने अपने दिल में ठंडे खर्राटे लिए। उसका दाहिना हाथ जो कृपाण की मूठ पर था बाहर निकल गया। कृपाण खींचना, ये ऐसा था जैसे म्यान से बिजली का एक बोल्ट निकल गया हो। बैंगनी रोशनी इतनी चौंकांधियाधु थी कि इसने सभी की आंखों को चोट पहुंचाई। एक चिंगारी को उड़ने में जो समय लगा, जितेंद्र शर्मा ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई और उसे अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया, जिससे तलवार की सूल को रोक दिया गया। डैंग। कृपाण और तलवार आपस में टकराए, जिससे तीव्र चिंगारी और ची ची ध्वनि निकली। दौड़ते हुए अर्जुन देव की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। दूसरी ओर जितेंद्र शर्मा, जो पहल खो चुके थे और पीछे हटना चाहते थे, अपनी अधिकांश आभा खो दी। जितेंद्र शर्मा का हाथ सुन्न हो गया और उसकी तलवार कांपने लगी। उसने उस पर अपनी पकड़ लगभग खो दी थी। आर्क लाइट चॉप। अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम शूज को सक्रिय किया और उनकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। पल भर में वो जितेंद्र शर्मा के पास पहुंच गया। लूनर शैडो कृपाण ने एक अजीब आर्क लाइट भेजी। आर्क लाइट बिजली से टिमटिमा रही थी।
पीछे हटना। प्रकाश के चापों ने हमले के सभी बिंदुओं को बंद कर दिया। कोई कमजोरी नहीं थी। जितेंद्र शर्मा के पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था। जितेंद्र शर्मा फिर पीछे हट गए। नहीं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी गति कम हो जाएगी। जितेंद्र शर्मा ने उत्सुकता से सोचा। मुझे आक्रमण करना होगा और लय पर नियंत्रण हासिल करना होगा। जितेंद्र शर्मा की तलवार कांपने लगी जैसे ही वो अपनी हत्या की चाल को इकट्ठा करने लगा। जैसे ही वो हमला करने वाला था, उसने देखा कि अर्जुन देव अपनी कृपाण से उस पर हमला कर रहे हैं। यदि जितेंद्र शर्मा पीछे नहीं हटते तो अगले ही क्षण अर्जुन देव उनकी छाती में छेद कर देते और वो बिना किसी शव के मर जाते। पीछे हटना, कितना घृणित! जितेंद्र शर्मा बेहद उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी हत्या की चाल को तितर-बितर कर दिया और एक बार फिर पीछे हट गए। अर्जुन देव की आकृति हवा में थम गई। पीछे हटते हुए जितेंद्र शर्मा को देखते हुए ऐसा लगा जैसे वो जम गया हो। रशिंग थंडर चॉप। अगले ही पल अर्जुन देव के पीछे एक धमाका हो गया। इसने छत पर सारी धूल को हिला दिया और उसकी आभा तुरंत फिर से बढ़ गई। गड़गड़ाहट की असीम शक्ति को ढोते हुए अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से काटा। ये गड़गड़ाहट की तरह था। जितेंद्र शर्मा घबरा गए। ये कृपाण बिजली की तरह उतरा, जिससे उसे चकमा देने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उसकी आभा उस पर बंद हो गई, जैसे कि वो जानता था कि वो कहाँ उतरेगा। तलवार की रोशनी चमकी और जितेंद्र शर्मा ने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपना सार खर्च कर दिया। उसने जल्दी से इस कृपाण हड़ताल को रोकने की कोशिश करते हुए ठोस तलवार स्क्रीन की परतें बनाई। हालांकि उनकी गति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तलवार के पर्दे कितने भी मजबूत क्यों ना हों, अर्जुन देव के कृपाण हड़ताल के सामने वे बेकार थे, जो अपने चरम पर पहुंच गया था। बैंग, बैंग, बैंग। तलवार के पर्दे की परतें आसानी से टूट गईं। बढ़ती ऊर्जा सभी दिशाओं में बाहर निकल गई। कई काश्तकारों ने जल्दी से ब्लॉक करने के लिए अपनी चाल चली। पूसी। कृपाण की ऊर्जा जितेंद्र शर्मा के शरीर में प्रवेश कर गई और उन्होंने एक कौर खून की उल्टी कर दी। उसका रंग बेहद पीला था। रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप। अर्जुन देव के उतरने के बाद उन्होंने संकोच नहीं किया। बिजली की वजह से ऊर्जा जो उसने 4 चालों के लिए जमा की थी, वो भयंकर रूप से फट गई। उसकी कृपाण पर बिजली की रोशनी तुरंत बेहद चमकदार हो गई। जितेंद्र शर्मा ने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इस कृपाण स्ट्राइक से पीछे हट गए। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा फटी हुई थी। जितेंद्र शर्मा बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। उसके शरीर पर बिजली अभी तक खत्म नहीं हुई थी, बिना रुके चटक रही थी। आसपास का माहौल सन्नाटा था। जिन मार्शल आर्टिस्ट ने पहले अर्जुन देव का मजाक उड़ाया था, वे सभी दंग रह गए। अर्जुन देव ने 10 मूव्स भी इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने जितेंद्र शर्मा को हराने के लिए केवल 5 चालों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि अगर उसने उस किक को शामिल किया तो ये केवल 6 चालें थीं। बैंग। दिनेश बंसल इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने सामने लकड़ी की मेज को लकड़ी की छीलन में तोड़ दिया। उसने जितेंद्र शर्मा की ओर देखा, जो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ गया था। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। कचरा, आप एक अवर ग्रेड मार्शल किंग से भी नहीं निपट सके। चयन में भाग लेने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? हाथापाई करो। दूर से ही जितेंद्र शर्मा को भारी झटका लगा। उसने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की और हॉल से बाहर उड़ गया। फिर वो सीढ़ियों पर कई बार लुढ़कने के बाद रुका। दिनेश बंसल ने भावहीन होकर उठने से पहले अर्जुन देव की ओर देखा। बिना कुछ कहे वो जल्दी से वहां से चला गया। दिनेश बंसल हड़बड़ा कर चले गए और उनके 3 सहायक एक के बाद एक चले गए। स्वाभाविक रूप से भोज एक दुखद नोट पर समाप्त हुआ। हॉल के अंदर हर जगह की उत्कृष्ट प्रतिभाएं अब अर्जुन देव को पहले की तरह निगाहों से नहीं देख रही थीं। वे अब उसे एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में नहीं देखते थे। उनके हाव भाव कुछ उदास थे। गहन चयन में एक और प्रतियोगी का होना अच्छी बात नहीं थी। हॉल में अभी भी 10 लोग थे, लेकिन उनकी आंखें भयंकर लड़ाई की भावना से जल रही थीं। वे चुनौतियों से नहीं डरते थे। उनके पास जितने अधिक प्रतिद्वंदी होंगे, वे उतने ही ज्यादा उत्साहित होंगे। पंकज सिंह, आपको क्या लगता है? होली फायर मैनर के यंग मैनर लॉर्ड अमित ने बीस्ट टेलिंग अबोर्ड के पंकज सिंह को देखते हुए उदासीनता से पूछा। पंकज सिंह ने अपनी तर्जनी पर लाल रंग की अंगूठी को धीरे से खेला। उन्होंने धीरे से कहा, वो बहुत मजबूत है, लेकिन ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसे अचानक पकड़ सकते हैं तो आप जितेंद्र शर्मा को 10 चालों में हरा सकते हैं। अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैं इस सिद्धांत को समझता हूं। हालांकि ये अफसोस की बात है कि एक ऐसे किसान के खिलाफ पहल करना थोड़ा मुश्किल है। यहीं पर यह व्यक्ति प्रतिभाशाली है। पंकज सिंह खड़े हो गए। जाने से पहले उन्होंने उदासीनता से कहा, 100 लड़ाइयां सभी वास्तविक हैं। आप उसे 1-2 बार गार्ड से पकड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप लगातार लड़ना चाहते हैं तो आपकी बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कल मिलूंगा। हॉल में उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने जाने से पहले कुछ समय के लिए पहले की लड़ाई पर चर्चा की।
चूंकि भोज खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। शर्मिला अर्जुन देव को बधाई देने के लिए अपनी जूनियर बहन के पास गई। उसने कहा, बधाई हो, ऐसा लगता है कि मेरे पास प्राचीन उजाड़ भूमि स्लॉट के लिए एक और प्रतियोगी है। अर्जुन देव ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मिस रूपाली, आप अतिशयोक्ति कर रही हैं। हमारे बीच की लड़ाई में हमारे पास जीतने का केवल 50-50 मौका होगा। हम्प, मेरी पहली वरिष्ठ बहन ने 16 साल की उम्र में तलवार के इरादे को समझा। अब वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग है। वो एक शिखर पृथ्वी रैंक की कल्टीवेशन तकनीक का भी विकास करती है। उसकी मार्शल तकनीक भी पृथ्वी रैंक वाली मार्शल तकनीक है। वो समान पीढ़ी में किसी से कम नहीं है। अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कम मत समझो, रूपाली देव ने असंतोष में कहा जब उन्होंने अर्जुन देव को शर्मिला से अपनी तुलना करते हुए सुना। उनकी राय में अर्जुन देव 6 चालों में जितेंद्र शर्मा को हराने में सफल रहे। हालांकि वो बहुत मजबूत थे, लेकिन ये ज्यादातर उनकी चालाकी की वजह से था। यदि ये उस किक के लिए जितेंद्र शर्मा को गार्ड से पकड़ने और उन्हें पहल खोने का कारण नहीं होता, तो उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तो अर्जुन देव के लिए जितेंद्र शर्मा को 10 चालों के भीतर हराना असंभव था। हालांकि रूपाली देव ने यह नहीं सोचा कि उसी खेती के क्षेत्र के प्रतिद्वंदी को पकड़ना और पहल को जब्त करना ताकत का प्रदर्शन था। अर्जुन देव ने जब रूपाली देव की ओर देखा तो उन्हें गुस्सा नहीं आया। वो बता सकता था कि वो अपनी पहली बड़ी बहन की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो एक छोटी लड़की की तरह थी जो अपनी मूर्ति की पूजा करती है। शर्मिला ने जब ये सुना तो उसने रूपाली देव की ओर घूर कर देखा। फिर उसने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें, ये छोटा आदमी हमेशा बिना सोचे समझे बोलता है, उसे बुरा मत मानो। अर्जुन देव मन मन मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा, कल मिलते हैं। ये देख करके रूपाली देव अभी भी कुछ कहना चाहती हैं। शर्मिला ने जल्दी से उसे एक तरफ खींच लिया और विदा ले ली। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को म्यान किया और देर तक नहीं रुके। वो जाने के लिए तैयार हो गया। कल कुश्ती रिंग में लड़ाई असली शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक शुद्धावर्धक था। भाई अर्जुन, कृपया एक क्षण रुके। जैसे ही अर्जुन देव हॉल की दहलीज पर पहुंचे, प्रशांत ने अर्जुन देव को पुकारा। फिर वो शालिनी मेघ के साथ चला गया। हालांकि अर्जुन देव प्रशांत को समझते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने बार बार उनकी मदद की थी। इससे अर्जुन देव उनसे दोस्ती करना चाहते थे। ये विशेष रूप से तब था जब प्रशांत ने दिनेश बंसल को नाराज करने का जोखिम उठाया और उनकी मदद के लिए बात की। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने दिनेश बंसल के साथ एहसान करने की कोशिश की, प्रशांत और भी अधिक मूल्यवान थे। रुकते हुए अर्जुन देव ने मुड़ा और मुट्ठी बांधकर सलामी दी। उसने कहा, भाई जीमो का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पहले मेरी मदद की और इस मौके को हासिल करने में मेरी मदद की। प्रशांत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। मैं दिनेश बंसल से नहीं डरता। वो मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रशांत बहुत आश्वस्त लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे एक मजबूत शक्ति है, कुछ ऐसा जिससे दिनेश बंसल भी डरते थे। अर्जुन देव ने सुख सुहावना जारी नहीं किया। उसने सीधे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो बस पूछें। उस मामले में मुझे याद रहेगा कि आपने क्या कहा था। अगर कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारी तलाश करूंगा। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में चांदी के बालों वाली लड़की की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, वो वही है जो आपको ढूंढ रही है। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। प्रशांत के जाने के बाद अर्जुन देव ने अपने सामने चांदी के बालों वाली लड़की को संदेह की दृष्टि से देखा। हालांकि वो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अर्जुन देव को इस लड़की को पहले देखना याद नहीं था। किसके बारे में बात करते हुए? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अर्जुन देव ने जांच करते हुए पूछा। शालिनी मेघ ने अर्जुन देव की ओर देखा और अपने उत्कृष्ट चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। उसने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम मुझे फिर से मार डालोगे? अर्जुन देव चौंक गए। जब उसने दूसरे पक्ष की आवाज सुनी तो उसे आखिरकार याद आया कि ये चांदी के बालों वाली लड़की कौन थी। उस समय स्वर्गीय कृपाण मंडप में इस लड़की ने कैद स्वर्गीय भेड़िया राजा को बचाने के लिए खुद को एक मानव लड़की शालिनी मेघ के रूप में प्रच्छन्न किया था। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय तक एक दूसरे के साथ बातचीत की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़की की टकटकी मुझे कभी नहीं छोड़ा। जैसे ही मैंने हॉल में प्रवेश किया, उसने मुझे परिचित पाया होगा। जब अर्जुन देव ने उस दिन की घटनाओं के बारे में सोचा, तब भी उनके मन में ये बात स्पष्ट थी। खनिकों के याचना भाव उनके मन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। हालांकि अर्जुन देव का उस दिन की घटनाओं के बारे में अब एक अलग दृष्टिकोण था।
उन खनिकों को स्वर्गीय कृपाण मंडप द्वारा जानबूझकर बलिदान किया गया था। ये बताना मुश्किल था कि कौन सही था और कौन गलत था। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, नहीं, मैं अतीत के मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं, ये सिर्फ इतना है कि उनका दृष्टिकोण अलग है। जब शालिनी मेघ ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली। उसने कहा, क्या हम बातचीत कर सकते हैं? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और वे दोनों बाहर उड़ गए। हॉल के बाहर जितेंद्र शर्मा के फटे हुए कपड़े थे। वो दयनीय अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था। कभी कभी उसके शरीर में बिजली चिमकती थी। अर्जुन देव की छाती की हड्डियां स्पष्ट रूप से ढह गई थीं। ये दिनेश बंसल की हथेली की हड़ताल थी जो गुस्से से भरी हुई थी। एक वास्तविक मार्शल सम्राट के रूप में इस हथेली की हड़ताल ने अर्जुन देव से अधिक नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा अर्जुन देव ने जितेंद्र शर्मा को घायल कर दिया था। आधे साल के स्वास्थ्य लाभ और चमत्कारिक चिकित्सा के बिना जितेंद्र शर्मा के लिए अपनी चरम स्थिति में उभरना मुश्किल था। इन प्रतिभाओं के लिए आधा साल बर्बाद करना एक बेहद क्रूर काम था। इसके परिणाम स्वरूप एक अंतर हो सकता है जिसे वे कभी पार नहीं कर सकेंगे। जमीन पर लेटे जितेंद्र शर्मा इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण थे कि उनकी किस्मत कितनी दयनीय थी। डेविड फर्नांडिस धीरे से जितेंद्र शर्मा के पास गए और खुद से आह भरी। जितेंद्र शर्मा पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। उन्होंने हमेशा के लिए टॉप प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो दी थी। प्रतिभाओं के इस युग में, जहां प्रतिभाओं का युग अभी अभी अंकुरित हुआ था, ये निसंदेह एक त्रासदी थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, किसी की सीमाओं को जानना जरूरी है। यदि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो तो दिखावा करने के लिए स्वर्गीय तलवार द्वार का उपयोग न करें। यदि तुम अपंग हो तो तुम इसके लिए पूछ रहे हो। डेविड फर्नांडिस ने अपनी हथेली जितेंद्र शर्मा की छाती पर रखकर अपना सार प्रसारित किया। जितेंद्र शर्मा के शरीर की बिजली तुरंत डेविड फर्नांडिस की हथेली में घुस गई। डेविड फर्नांडिस ने अपनी हथेली उठाई और बिजली के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गेंद उसकी हथेली पर एकत्रित हो गई। बेहोश जितेंद्र शर्मा के हाव भाव तुरंत ढीले पड़ गए। बैंग! डेविड फर्नांडिस ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और बिजली का गोला जमीन पर गिर पड़ा। इसने एक विशाल गड्ढा उड़ा दिया और धूल का बादल किक किया। क्या मजबूत बिजली जिम्मेदार ऊर्जा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग ग्रेड की खेती की तकनीक की खेती कर रहा हो, अन्यथा उसके पास एक अवर ग्रेड मार्शल किंग के रूप में इतनी बढ़ी ऊर्जा नहीं होती। डेविड फर्नांडिस ने खुद से बुदबुदाते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा ली। इसके अलावा ये केवल शेष ऊर्जा थी। अगर वो इसका पूरी ताकत से इस्तेमाल करता तो ये और भी मजबूत होता। कहना पड़ा कि डेविड फर्नांडिस की आंखें बहुत अच्छी थीं। केवल बची हुई ऊर्जा के साथ वो अर्जुन देव की असली ताकत का मोटे तौर पर अनुमान लगाने में सक्षम था। डेविड फर्नांडिस, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि कचरा बाहर न लाएं। अब आपने खुद को शर्मिंदा किया है। द बीस्ट टेमिंग अबोट के पंकज सिंह चलते ही जोर से हंसे। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। डेविड फर्नांडिस के हाव भाव ठंडे पड़ गए। उसने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को तलवार में बनाकर पंकज सिंह की ओर इशारा किया। श्यूं! डेविड फर्नांडिस की कमर पर तलवार गुनगुना रही थी और जल्दी से उसकी म्यान से बाहर आ गई। उनके नियंत्रण में ये पंकज सिंह पर उड़ते समय एक बढ़ती हुई तलवार का इरादा रखता था। वूं वूं! तलवार हवा में गुनगुना रही थी। तलवार से पानी जैसी लहरें फैल गईं। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष ही धुंधला हो गया है। पंकज सिंह के हाव भाव बदल गए। उन्होंने डेविड फर्नांडिस से कोई कदम उठाने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जल्दी से दोनों हाथों से हाथ की सील बना ली। पंकज सिंह के सामने एक गोलाकार व्यूह दिखाई दिया। स्टील की तरह सख्त त्वचा वाले एक वानर ने पंकज सिंह का रास्ता रोक दिया। बैंग! जैसे ही वानर प्रकट हुआ, लंबी तलवार से उसके सीने में एक बड़ा खूनी छेद खुल गया। तलवार उसके शरीर में घुस गई और वो अब और मरी नहीं जा सकती थी। होची! पंकज सिंह को उम्मीद नहीं थी कि डेविड फर्नांडिस स्टील एप को एक पल में तोड़ देंगे, जिसके पास उच्च रक्षा थी। पंकज सिंह ने चकमा देने की पूरी कोशिश की, हालांकि तलवार फिर भी उसके दाहिने हाथ पर एक गहरा घाव छोड़ने में कामयाब रही। फव्वारे की तरह खून बह निकला। जल्द ही उसका पूरा दाहिना हाथ लाल रंग में रंगा गया। ये बहुत डरावना लग रहा था। पंकज सिंह, आपके पहले बड़े भाई के कारण मैं आपको तुरंत नहीं मारूंगा। भविष्य में बेहतर होगा कि आप अपना मुंह देखें। स्वर्गीय तलवार द्वार के लोग आपके बोलने के लिए नहीं हैं। कचा! डेविड फर्नांडिस ने अपना हाथ लहराया और उसकी तलवार अपनी म्यान में लौट आई।
उन्होंने जितेंद्र शर्मा का शव उठाया और पंकज सिंह की तरफ देखे बिना ही वहां से निकल लिए। जैसे ही पंकज सिंह ने डेविड फर्नांडिस को जाते हुए देखा, उन्होंने एक बेहद नफरत भरी निगाह दिखाई। उनके और डेविड फर्नांडिस के बीच मनमुटाव बहुत पहले ही शुरू हो गया था। उनकी एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान वो एक प्राकृतिक खजाने के लिए लड़ते समय दूसरे पक्ष द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दूसरे पक्ष ने उसके सभी खजाने भी चुरा लिए थे और उसने इसे हमेशा एक बड़े अपमान के रूप में देखा था। अन्यथा वो पिछले 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में जितेंद्र शर्मा को भारी झटका देते और उन्हें दयनीय स्थिति में बाहर कर देते। इसके बाद उन्होंने अपनी निगाहें हटा लीं और अपनी बांह पर तलवार के घाव को रोक दिया। वो नीचे बैठ गए और अपने दाहिने हाथ की लाल अंगूठी को जमीन पर खून से लथपथ स्टील एप की ओर इशारा किया। ची ची, लाल बत्ती की चमक के साथ स्टील एप की लाश और खून रिंग में चूस लिया गया। कचक कचक, रिंग से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आईं। ये बहुत अजीब था। पूर्णिमा आकाश में ऊंचे लटकी हुई थी, जैसे रात के आकाश को सुशोभित करने वाली चांदी की प्लेट। अर्जुन देव और शालिनी मेघ शहर में एक छत पर बैठे थे। हालांकि वो बातें कर रहे थे, लेकिन शालिनी मेघ ज्यादातर समय बोल रही थी। स्वर्गीय साबर मंडप छोड़ने के बाद अर्जुन देव को इस बात की समझ थी। स्वर्गीय भेड़िया राजा की शक्ति विरासत में मिलने के बाद शालिनी मेघ की ताकत तेजी से बढ़ी। अब वो पहले से ही एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास कोई बाधा नहीं थी। जब तक वो स्वर्गीय भेड़िया राजा की शक्ति को अवशोषित करती रहती, उसकी ताकत बढ़ती रहती। उसकी क्षमता असीमित थी। दूसरों के साथ लड़ते समय वो स्वर्गीय भेड़िया राजा की शक्ति का उपयोग कर सकती थी। यहां तक कि अगर उसे आधे कदम वाले मार्शल योद्धा का भी सामना करना पड़ा, तब भी वो अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होगी। वो अर्जुन देव की तरह नहीं होगी जिसके पास कोई मौका नहीं था और वो केवल पीछे हटने का अवसर पा सकता था। उसकी वजह से स्वर्गीय भेड़िया जाति, जो एक अनिश्चित स्थिति में थी, उसने असंख्य फील्ड पैलेस से बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त किए। स्वर्गीय भेड़िया जाति की समग्र शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। योगेश नौराव, क्या आप जानते हैं, भूमिगत दुनिया में वो महीना वास्तव में मेरे जीवन का सबसे सामान्य दौर था। शालिनी मेघ ने अपना सिर उठाया और आकाश में चमकीले चांद को देखा। चांदनी उसके चांदी के बालों पर चमक रही थी, जिससे उसमें एक फीकी चमक आ गई थी। ये कुछ स्वप्निल लग रहा था। हालांकि मैं रुक नहीं सकता। कबीले का बोझ मेरे कंधों पर टिका हुआ है। प्राचीन उजाड़ टावर में 20 स्थान हैं। मुझे एक प्राप्त करना होगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, उस मामले में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। मुझे 20 स्थानों में से एक प्राप्त करना होगा। शालिनी मेघ मुस्कुराई। उस मामले में चलो एक साथ कड़ी मेहनत करते हैं। समय आने पर हम प्राचीन उजाड़ टावर में एक साथ काम करेंगे। अपनी मौन समझ के साथ हम उस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं जिस तक पहले कभी कोई नहीं पहुंचा है। मैं जा रहा हूं। इतने लंबे समय तक मेरे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं आखिरकार अपने दिल के बोझ को छोड़ सकता हूं। शालिनी मेघ ने अर्जुन देव पर हाथ लहराया। फिर वो छत से कूद गई और बहुत दूर तक उतर गई। अर्जुन देव खड़े हो गए और दूर की शालिनी मेघ को देखा। उन्होंने धीरे से आह भरी। 1000 से अधिक शिखर प्रतिभाएं हैं। बस इस समूह में डेविड फर्नांडिस, प्रशांत और शालिनी मेघ जैसी प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाएं हैं। इन 20 स्थानों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। हालांकि चाहे कुछ भी हो, उसे ये 20 स्थान प्राप्त करने थे। प्राचीन उजाड़ टावर में कुल 9 मंजिलें थीं। उस समय प्रतिभाशाली थंडर किंग ने उठने से पहले 7वीं मंजिल पर पहुंच गया था। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि 5वीं मंजिल पर पहुंचने वाले बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन उन सभी को बहुत लाभ मिला था। उनमें से कुछ की खेती में काफ़ी वृद्धि हुई थी। कुछ ने प्राचीन हेवन रैंक मार्शल तकनीक या हेवन रैंक की गई खेती की तकनीक प्राप्त की थी। ऐसे लोग भी थे जो मार्शल तकनीकों को समझने में एक बाधा तक पहुंच गए थे। उन्हें वहां एक बड़ी सफलता मिली और उनके बाहर आने के बाद उनकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़ गई थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्राचीन उजाड़ टावर के बिना 4 देशों के काश्तकारों के लिए देवलोक रैंकिंग में शीर्ष 50 में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। अगले दिन जैसे ही भोर हुई, रेसलिंग सिटी के हर कोने पर भोर की रोशनी चमक उठी। दुनिया भर से 200 से अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाएं पहले से ही ओल्ड ली के निवास के महान हॉल में इंतजार कर रही थीं। अर्जुन देव भीड़ के एक कोने में खड़े होकर शांति से दिनेश बंसल के आने का इंतजार कर रहे थे। ये पहले दौर का चयन था। उनका मानना था कि उनके पास इसे साफ करने की ताकत है। थोड़ी देर बाद दिनेश बंसल बड़े हॉल के पीछे से बाहर चला गया। उनके 3 सहायकों के अलावा उनके बगल में एक अपरिचित कृषक भी था।
उस व्यक्ति ने तंग कल्टीवेटर वस्त्र पहने थे। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जिससे वो बहुत मजबूत दिख रहा था। वो अपने 40वें दशक में लग रहा था और वास्तव में एक आधा कदम मार्शल सम्राट था। इस व्यक्ति के चेहरे के दाहिनी ओर एक हल्का निशान था, जिससे उसे एक क्रूर आभा मिल रही थी। उसकी आंखें मंद और बेजान थीं, जिससे वो बहुत भयावह लग रहा था। दिनेश बंसल ने अर्जुन देव को भीड़ में पाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी निगाहें हटा लीं और कहा, मैं सभी का परिचय कराता हूं। ये रेसलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड युवराज चैतन्य है। आगे क्या होता है इसके लिए हम प्रभारी नहीं होंगे। अब से 6 दिन बाद मैं 60 मैच जीतने वाले लोगों की गिनती का प्रभारी बनूंगा। मैं उन लोगों को लाऊंगा जो मानदंडों को पूरा करते हैं, और चयन के दूसरे दौर के लिए अन्य 3 समूहों के लोगों से मिलूंगा। जो लोग मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें घर भेज दिया जाएगा। दिनेश बंसल के बोलने के बाद उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वो अपने 3 सहायकों का नेतृत्व करते हुए चले गए और दृश्य युवराज चैतन्य के पास छोड़ दिया। युवराज चैतन्य ने शांति से भीड़ की ओर देखा। उसके हाथ के हेर भेर से अनुबंधों का एक ढेर प्रकट हुआ। फिर उसने चुपचाप उन्हें भीड़ में वितरित कर दिया। अर्जुन देव ने कॉन्ट्रैक्ट पर एक नज़र डाली। ये एक जीवन मृत्यु अनुबंध था। अनुबंध की सामान्य सामग्री ये थी कि वो ए रैंक कुश्ती मैचों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। उनके जीवन और मृत्यु का रेसलिंग सिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ये बताता हूं कि रेसलिंग सिटी का स्वर्गीय विनाश संघ के साथ ज्यादा संबंध नहीं है। उनका मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे केवल 1 सप्ताह पहले ही खबर मिली थी कि आप लोग ए रैंक कुश्ती मैचों में भाग लेना चाहते हैं। मैं आपको कोई विशेषाधिकार नहीं दूंगा। आप ए रैंक कुश्ती मैचों में भाग लेने वाले अन्य काश्तकारों के समान ही होंगे। आपका जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर करेगा। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको पहले इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। युवराज चैतन्य ने कॉन्ट्रैक्ट बांटने के बाद शांति से बात की। दिनेश बंसल ने इस बारे में पहले ही सभी को बता दिया था। उपस्थित सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं के भाव शांत थे। उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में संकोच नहीं किया। शायद ए रैंक कुश्ती मैचों में वास्तव में मौतें हो सकती हैं, लेकिन यहां हर कोई एक उत्कृष्ट प्रतिभा था। वे सभी बहुत मजबूत थे। कौन सोचेगा कि वही मरेंगे जो मर रहे होंगे? जीवन और मृत्यु के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अर्जुन देव भीड़ के पीछे लाइन में खड़े हो गए। वो युवराज चैतन्य को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले आखिरी व्यक्ति थे। युवराज चैतन्य ने लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर नाम देखा। वो अर्जुन देव को बिना देखे नहीं रह सका। उसकी आंखों में एक अपरिचित हत्या का इरादा चमक उठा। अर्जुन देव इस हत्या के इरादे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली जब वो धीरे धीरे पीछे की ओर चला गया। अर्जुन देव को युवराज चैतन्य से कोई शिकायत नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो युवराज चैतन्य संभवतः उनके प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं रख सकते थे। एकमात्र संभावना ये थी कि दिनेश बंसल ने उनके लिए कुछ निर्देश छोड़े हों। ऐसा लगता है कि ये बूढ़ी चीज वास्तव में मुझसे लड़ना चाहती है। अर्जुन देव ने मन ही मन ठंडे स्वर में सोचा, मैं इसे अभी सह लूंगा और नजर रखूंगा। युवराज चैतन्य के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद वो काफी संतुष्ट नजर आए। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, कोई भी अनुपस्थित नहीं है। मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। युवराज चैतन्य ने अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को घुमाया और जगह में तेजी से उतार चढ़ाव हुआ। अचानक हॉल में प्रकाश का एक दरवाजा दिखाई दिया। चलिए चलते हैं। युवराज चैतन्य ने बढ़त बनाई और प्रकाश के दरवाजे में कदम रखा। उनमें से कोई भी साधारण किसान नहीं था। वे जानते थे कि ये शायद ही कभी देखा जाने वाला टेलीपोर्टेशन दरवाजा था। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, इसलिए उन सभी ने भी इसका अनुसरण किया। हमेशा की तरह अर्जुन देव प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जब उसने प्रकाश के दरवाजे में कदम रखा, उसने महसूस किया कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर को असीम रूप से खींच रही है। सभी संवेदनाएं गायब हो गईं। ये केवल एक पल की तरह महसूस हुआ, लेकिन ये एक अनंत काल की तरह भी महसूस हुआ। अर्जुन देव ने आखिरकार अपनी हरकतों पर नियंत्रण पा लिया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। जैसे ही अर्जुन देव ने अपना पैर पाया, उन्होंने पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली चीखें सुनी। बहुत देर तक आवाजें नहीं रुकीं। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और पाया कि वो और अन्य लोग एक राजसी कुश्ती रिंग में हैं। गोलाकार कुश्ती रिंग का आकार कम से कम 10,000 वर्ग मीटर था। ये दर्शकों के स्टैंड की एक अंगूठी से घिरा हुआ था। 10,000 सीटों पर सभी पर कब्जा कर लिया गया था। ये बहुत जीवंत था। युवराज चैतन्य ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया और एक दिशा में इशारा किया।
उन्होंने कहा, बाद में 1000 राक्षसी जानवर वहां के पिंजरों से बाहर निकलेंगे। 1000 राक्षसी जानवरों के शरीर में कुल 200 लोहे के पदक होंगे। आपको राक्षसी जानवरों को मारना होगा और लोहे के पदक प्राप्त करने होंगे। इससे पहले कि आप वास्तव में रैंक ए कुश्ती रिंग में लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें। सभी ने युवराज चैतन्य की उंगली की ओर देखा। उन्होंने धातु की रेलिंग के पीछे एक घुप काली जगह में अनगिनत लाल आंखों को चमकते देखा। जानवरों की दहाड़ के साथ अंदर से एक मजबूत आभा आई, जिससे हर किसी को डर से कांप उठने लगा। लानत है, वे सभी रैंक 7 राक्षसी जानवर हैं। जब किसी ने अंदर राक्षसी जानवरों की रैंक को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वो स्पष्ट रूप से भयभीत था। युवराज चैतन्य मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, ये सही है, वे सभी रैंक 7 राक्षसी जानवर हैं। इसके अलावा वे बेहद भूखे हैं। एक रैंक 7 राक्षसी जानवर डरावना नहीं था। यहां हर किसी को इससे आसानी से निपटाया जा सकता था। हालांकि 1000 रैंक 7 राक्षसी जानवर, यहां तक कि अगर वे पुरस्कारों को समान रूप से विभाजित करते हैं तो सभी को अकेले 4 रैंक 7 राक्षसी जानवरों से लड़ना होगा। इसके अलावा उन्हें लोहे का पदक छीनने के लिए अपना ध्यान विभाजित करना होगा। ये असाधारण रूप से खतरनाक होगा। शर्मिला के हावभाव गंभीर हो गए। उसने रूपाली देव से धीरे से कहा, बाद में अलग मत होना, मेरे पीछे आना। हालांकि रूपाली देव मजबूत थीं, लेकिन उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। 1000 स्वॉर्ड पवेलियन की योजना उसे एक अनुभवात्मक प्रशिक्षण से गुजरने और अपनी किस्मत आजमाने की थी। शायद वो प्राचीन उजाड़ टावर में भी प्रवेश कर सकती थीं, लेकिन 1000 स्वॉर्ड पवेलियन को उम्मीद नहीं थी कि चयन के शुरुआत में ही उन्हें इस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा। भीड़ में शामिल अन्य लोगों ने भी साथियों की तलाश की। ऐसी परिस्थितियों में अकेले रहना बहुत खतरनाक था। प्रशांत और शालिनी मेघ ने अर्जुन देव को निमंत्रण भेजा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और उन्हें ठुकरा दिया। वो जानता था कि वे सद्भावना से उसकी मदद कर रहे थे। हालांकि उन्हें गति का फायदा था और वो ऐसी स्थिति से नहीं डरते थे। उन पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं थी। युवराज चैतन्य माहौल से काफी संतुष्ट थे। चर्चा बंद करने के बाद उन्होंने कहा, लोहे का पदक हासिल करने के बाद यहां कोई भी आपको चुनौती दे सकता है। जब तक कि आप आधे कदम के मार्शल एम्पायर नहीं हैं, तब तक आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं। आपको बस इन चैलेंजर्स को हराना है और 60 जीत हासिल करनी है। द्वार खोलो। भीड़ को प्रतिक्रिया देने का कोई समय दिए बिना युवराज चैतन्य डोजो से बाहर कूद पड़े और उन्होंने अपना हाथ लहराया। 1000 रैंक 7 राक्षसी जानवरों को पकड़े हुए लोहे की रेलिंग तुरंत खुल गईं। बुम बुम बुम, जैसे ही सभी राक्षसी जानवर बाहर निकले, तीव्र पदचापों की आहट गूंज उठी। उनके मुंह से खून टपक रहा था, जबकि उन्होंने खून से लथपथ आंखों से भीड़ पर हमला किया। हजारों राक्षसी जानवर जमीन पर रेंगते हुए आकाश में उड़ गए। हवा के लिए जिम्मेदार थे, आग के लिए जिम्मेदार थे, बर्फ के लिए जिम्मेदार थे, सभी प्रकार के राक्षसी जानवर थे। अचानक वे सभी एक साथ दौड़ पड़े। काली क्यू आकाश में उड़ गई, सूर्य को मिटा दिया। उनका थोपने वाला तरीका अतुलनीय रूप से भयानक था। भीड़ ने जरा भी संकोच नहीं किया। वे तेजी से पीछे हट गए। इस समय किसी ने भी इन राक्षसी जानवरों की तीक्ष्णता का परीक्षण करने का साहस नहीं किया। जब एक राक्षस जानवर जो चरम पर भूख से मर रहा था, अचानक मनुष्यों की गंध को सूंघने लगा, तो वो सामान्य से कई गुना ज्यादा क्रूर हो गया। अब कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उस पर बेरहमी से हमला करे। पीछे हटो। हर किसी ने अपनी गति तकनीकों का उपयोग किया और जल्दी से फैल गए। बुम बुम बुम। हालांकि राक्षसी जानवर बहुत से थे, पूरी कुश्ती रिंग राक्षसी जानवरों के इस समूह को समायोजित कर सकती थी। जल्द ही राक्षसी जानवरों से लड़ने वाले किसान थे। 4 राक्षसी जानवरों ने अर्जुन देव को घेर लिया। उनमें से एक स्कारलेट स्टील स्नेक था, जो बाल्टी जितना मोटा था और उसमें स्टील जैसे आध्यात्मिक तराश थे। ये 10 मीटर लंबा था। काली क्यू से ढके 2 फ्लेम भेड़िए अपने पिछले पैरों पर चले और एक बेहद प्रचंड लाइटनिंग बुल चारों ओर खड़ा था। हू ची। अविश्वसनीय रूप से तेज स्कारलेट स्टील स्नेक ने हमला करने की पहल की। उसने अपना विशाल मुंह खोला और अर्जुन देव की ओर चल पड़ी। अर्जुन देव को पूरा निगलना चाहता था। शीयू। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और ब्लड फ्लेम शूज को सक्रिय कर दिया। उसकी गति मख 3.5 तक पहुंच गई। हवा में एक बैंगनी चाप खींच रही थी। अर्जुन देव की आकृति टिमटिमाती हुई स्कारलेट स्टील स्नेक के सिर पर गिरी। फिर उसने उस पर ठोकर मारी। डांग डांग। स्कारलेट स्टील स्नेक के सिर पर एक विशाल बल उतरा, जिससे एक तीव्र धातु की ध्वनि निकली। अर्जुन देव ने स्कारलेट स्टील स्नेक के ऊपरी शरीर को जमीन में पटक दिया। गड़गड़ाहट।
जमीन में गहरा गड्ढा दिखाई दिया, दरारें सभी दिशाओं में फैल गई थीं। अर्जुन देव हवा में खड़े हो गए। उसका टखना कुछ सुन्न महसूस हुआ। हालांकि उन्हें नहीं लगा कि स्कारलेट स्टील स्नेक को कोई घातक चोट लगी है। रैंक 7 राक्षसी जानवर स्कारलेट स्टील स्नेक अपनी रक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इसके तराजू सुपीरियर ग्रेड फ्रॉस्ट आयरन की तरह सख्त थे। तलवारें और भाले उन्हें तोड़ नहीं सकते थे, जिससे इससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया था। ची! बिजली का एक बैंगनी बोल्ट तेजी से गिर गया। ये लाइटनिंग बुल भी हमला कर रहा था। काली लपटों से ढके 2 फ्लेम भेड़ियों ने बिजली के बोल्ट का पीछा किया और चार्ज किया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी हथेली पीछे खींच ली। बिजली का बैंगनी बोल्ट एक भंवर में बदल गया और जल्दी से उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया। भयंकर बैंगनी लपटों के झुरमुट में बदल गया। एक राज्य के संरक्षण के बिना अर्जुन देव बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा को उतना ही अवशोषित कर सकते थे जितना वो चाहते थे। अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय वो पीछे हट गए और 2 फ्लेम भेड़ियों पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से एक बैंगनी लौ निकली जिसने 2 फ्लेम भेड़ियों को घेर लिया। राक्षसी जानवर बहुत बुद्धिमान थे। 2 फ्लेम भेड़ियों का मूल रूप से उस समय का लाभ उठाने का इरादा था जब अर्जुन देव ने बिजली को अवरुद्ध कर दिया था। कौन जानता था कि अर्जुन देव को बिजली से बिल्कुल भी डर नहीं था। अपनी हथेली के एक फ्लिप के साथ उसने बिजली वापस ले ली। 2 राक्षसी जानवरों के आक्रमण और हमला करने के बाद वो हमेशा के लिए उसी स्थिति में रहेंगे। बूम! बैंगनी लपटें फ्लेम भेड़ियों के चारों ओर काली लपटों से टकराईं, जिससे तीव्र गर्मी निकली। फिर अर्जुन देव के मुक्के ने बैंगनी लपटों को वापस जमीन पर गिरा दिया। कुछ बार घिरने के बाद फ्लेम वूल्स एक खेदजनक स्थिति में अपने पैरों पर वापस चढ़ गए। उनका फर झुलस गया था, जिससे काला धुआं निकल रहा था। धाड़! धाड़! जब बिजली बैल ने देखा कि जिस बिजली पर उसे इतना गर्व है वो अर्जुन देव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, तो वो चिंतित हो गया और अपने विशाल शरीर को अर्जुन देव की ओर दबा दिया। राक्षसी जानवरों की काया आमतौर पर मानव कृषकों से अधिक मजबूत होती थी। जब वे अपने भौतिक शरीर से आमने सामने टकराते हैं तो मनुष्य आमतौर पर नुकसान में होते हैं। कई राक्षसी जानवरों ने इस चाल को उपयोग करना पसंद किया। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो वे काश्तकारों को आंतरिक चोट भी पहुंचा सकते हैं। दुर्भाग्य से लाइटनिंग बैल की मुलाकात अर्जुन देव से हुई। अर्जुन देव ने अपनी मुखिया भींच ली और एक बाघ और एक अजगर की छवि उनकी बाहों के चारों ओर घूम रही थी। बाघ और अजगर की दहाड़ लगातार गूंज रही थी। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन! अर्जुन देव चिल्लाया और अपनी बाहों को पार किया। लाइटनिंग ऑक्स के उन्मत्त आरोप को लिया। बैंग! टक्कर की तेज आवाज आ रही थी। अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं चले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइटनिंग ऑक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ा, वो एक बड़ी ताकत के साथ पलट गया। ड्रैगन हिसेस, टाइगर रोर्स! क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की शक्ति के साथ अर्जुन देव चले और लाइटनिंग ऑक्स के पास पहुंचे। फिर उन्होंने लाइटनिंग ऑक्स को मुक्का मारा जो अभी अभी उठा था। धाड़! 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 जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो असीम बाढ़ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ अनंत गूंज उठी। आवाजें कान फाड़ने वाली थीं और लाइटनिंग ऑक्स के शरीर से तीव्र विस्फोट हुए। हू! ची! हू! ची! लाइटनिंग ऑक्स ने अपनी पूरी ताकत से जवाब कार्रवाई की। उसके पूरे शरीर पर बिजली जल उठी, जिससे बैंगनी रंग की रोशनी निकली। आसपास के वातावरण में असीम बिजली नाचती रही। जैसे जैसे बिजली बढ़ी, अर्जुन देव के बाल और कपड़े लगातार फड़फड़ाने लगे। यहां तक कि बिजली के हल्के निशान भी थे जो जी जी ध्वनि दे रहे थे। अर्जुन देव ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से लाइटनिंग ऑक्स के शरीर पर मुक्का मारा। बाघ और अजगर की दहाड़ के बाद उसने लाइटनिंग ऑक्स को लगातार मुक्का मारा। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र अर्जुन देव के शरीर में तेजी से घूम रहा था। उसका बायां हाथ लगातार बिजली को अवशोषित कर रहा था, जिससे बिजली का घूमता भंवर बन गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव के मुक्के से लाइटनिंग बैल के आंतरिक अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। आखिरकार बिजली खत्म हो गई। स्कारलेट मेटल स्नेक और फ्लेम वुल्व्स ने इस अवसर का फायदा उठाकर झपटने का फैसला किया। 3 राक्षसी जानवरों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ चालें चलाईं। स्कारलेट मेटल स्नेक की लंबी पूंछ भारी बल के साथ नीचे बह गई। 2 फ्लेम भेड़ियों के पंजों पर काली लपटें जल रही थीं, जिससे हवा में लंबी काली जलती हुई पूंछ रह गई थी। अर्जुन देव मुड़ा और पीछे हट गया। जैसे ही उसने अपनी हथेली पर भयंकर बैंगनी लौ को देखा, उसके दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया। क्या मैं लाइफ बेस्टोवल स्पेल को निष्पादित करने के लिए इस बैंगनी लौ का उपयोग कर सकता हूं? सिद्धांत रूप में जीवन बेस्टोवल मंत्र किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। जब ये महान पूर्णता तक पहुंच गया तो ये हवा का उपयोग भी कर सकता था। जब से उसने इसके बारे में सोचा था, इसलिए इसे आजमाने में कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन देव ने बैंगनी लौ के एक स्ट्रैंड को अलग करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया और जल्दी से इसे एक बढ़ती बिजली आग गोशाक में बदल दिया। पुछी! अर्जुन देव के दाहिने हाथ ने हाथ की सील बना दी, क्योंकि उनकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा लगातार बहती जा रही थी।
क्यूई भंवर में सार तरल भी दृश्य दर से कम हो गया। लाइफ बेस्टोवल स्पेल को निष्पादित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना वास्तव में दुगना हो गया था। इसे सार और मानसिक ऊर्जा के एक साथ विलय के रूप में भी समझा जा सकता है। अर्जुन देव ने चिल्लाकर जीवन बेस्टोवल मंत्र का अंजाम दिया। बिजली की आग का गोशाक तुरंत जीवन में आ गया। जब उसने अपने पंख फैलाए तो वो 10 मीटर चौड़ा था। गोशाक सरपेली पूंछ से टकराया और एक कां कां ध्वनि थी, और तराशें जो फ्रॉस्ट आयरन की तरह कठोर थीं बिखर गईं। प्रभाव से पूरी सरपेली पूंछ टूट गई। ये वास्तव में काम करता है, ये वास्तव में बहुत मजबूत है, अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। जब दर्शक में खड़े युवराज चैतन्य ने यह दृश्य देखा तो उनके भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लगता है कि इस कदम ने सार और मानसिक ऊर्जा का विलय कर दिया है। इस बूहा ने यह कैसे किया? एक मार्शल किंग की मानसिक ऊर्जा विस्फोटक सार के सामने कैसे सक्षम नहीं हो सकती है? ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे केवल मार्शल मोनार्क ही समझ सकते थे। यहां तक कि युवराज चैतन्य जैसे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट भी इसे मुश्किल से समझ पाते थे। लाइटनिंग ऑक्स पहले ही मर चुका था और स्कारलेट मेटल स्नेक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अर्जुन देव को केवल 2 फ्लेम वुल्फ्स का सामना करना था। जीत मूल रूप से बैग में थी। जब तक अर्जुन देव का भाग्य बहुत बुरा नहीं था, तब तक 4 राक्षसी जानवरों के भीतर एक लोहे का मदक दिखाई देना चाहिए था। हालांकि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्जुन देव नहीं थे, बल्कि कोई और था। दर्शक में कई साधक कुश्ती के अंगड़े में लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे देखना चाहते थे कि कौन दाव लगाने लायक है। रेसलिंग सिटी 100 वर्षों से परिचालन में थी। इसने पहले से ही एक व्यावसायिक श्रृंखला बना ली थी। चुनौती देने वाले न केवल उदार पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे, बल्कि ये बहुत लाभदायक भी था। चुनौती देने वाले न केवल प्रचुर पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे, बल्कि आम दर्शक भी रेसलिंग सिटी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते थे। रेसलिंग सिटी द्वीप के मुख्य शहर लॉन्गयांग शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर था। हर दिन हजारों किसान लड़ाइयां देखने आते थे। लोगों का कुल प्रवाह 1 लाख से अधिक था। लगभग हर कोई कुछ दाव लगाने के लिए पहाड़ से नीचे जाएगा। यहां तक कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल कुछ 100 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पर दाव लगाता है, तो दाव सैकड़ों मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राशि थी। वे न केवल कुछ अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते थे, बल्कि वे रेसलिंग के छल्लों में कुछ मजबूत युद्ध तकनीकों को भी देख सकते थे। रेसलिंग सिटी काश्तकारों के लिए बहुत आकर्षक थी। देखो, डेविड फर्नांडिस ने पहले ही एक लोहे का मदक प्राप्त कर लिया और चले गए। स्वर्गीय द्वार रक्षात्मक तलवार वास्तव में असाधारण है। अचानक दर्शक में से कोई चिल्लाता है, बुरा नहीं है, वो काफी मजबूत है। वो एक स्ट्राइक के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु को भेदने में सफल रहा है। वो वास्तव में बहुत मजबूत है। आज की प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं उस पर दाव लगाऊंगा। बीस्ट डेमिंग एबोर्ड के पंकज सिंह ने एक लोह पदक भी प्राप्त किया। क्या आदमी है! उन्होंने 7 या 8 रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट्स को खुद नियंत्रित किया। उसने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। प्रशांत और शालिनी मेघ ने लोह पदक भी हासिल किए। ऐसा लगता है कि असंख्य फील्ड पैलेस की युवा पीढ़ी के 3 विशेषज्ञ अयोग्य नहीं हैं। होली फायर मैनर के यंग मैनर लॉर्ड ने एक लोहे का पदक भी प्राप्त किया। अमित लंबे समय से दक्षिणी द्वीपों में प्रसिद्ध है। ये अजीब नहीं है कि उन्होंने इतनी जल्दी लोहे का पदक प्राप्त कर लिया। कुछ युवा विशेषज्ञ जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, उन्होंने लोहे का पदक प्राप्त किया और कुश्ती शहर से बाहर कूद गए। जैसे ही इन लोगों ने अखाड़े में प्रवेश किया, उन्होंने एक मजबूत आभा प्रदर्शित की। कुछ राक्षसी जानवरों को मारने के बाद किसी और राक्षसी जानवरों ने उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे कमजोर विरोधियों की तलाश में गए। जैसे जैसे वे लड़ते गए, उनकी आभा मजबूत होती गई। ये उन लोगों के लिए त्रासदी थी जो कमजोर थे। उनके आसपास के राक्षसी जानवरों की संख्या बढ़ गई। मूल रूप से कठिन स्थिति से निपटना और भी कठिन हो गया। कई लोगों के पास हार मानने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि राक्षसी जानवरों ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें खा लिया। अर्जुन देव ने अकेले ही 4 राक्षसी जानवरों से युद्ध किया। उन्होंने लूनर शैडो कृपाण भी नहीं खींचा। अपनी मजबूत आभा के साथ किसी भी राक्षसी जानवर ने उसके साथ परेशानी खोजने और उस पर हमला करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने अपना लक्ष्य अन्य काश्तकारों पर स्थानांतरित कर दिया, जो अभी भी कड़वाहट से जूझ रहे थे। 2 ज्वाला भेड़िए आखिरकार अर्जुन देव की लोहे की मुट्ठियों के नीचे गिर गए। अर्जुन देव ने राक्षसी जानवरों की लाशों को तोड़ दिया और पाया कि उनका भाग्य साधारण नहीं था। 4 राक्षसी जानवरों ने वास्तव में उसे 2 लोहे की प्लेटें प्राप्त करने की अनुमति दी थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोहे के पदक थे, एक पर्याप्त था। जैसे ही अर्जुन देव जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पाया कि शर्मिला और उनकी छोटी बहन अभी भी 7 या 8 राक्षसी जानवरों के हमलों को रोक रही थीं। शर्मिला के हाथ में पहले से ही लोहे का पदक था। दुर्भाग्य से उसकी जूनियर बहन के पास युद्ध का बहुत कम अनुभव था।
2 राक्षसी जानवरों से निपटने के दौरान वो पहले से ही घबरा गई थी। जब 4 या 5 राक्षसी जानवरों ने एक साथ हमला किया तो ये और भी खतरनाक था। उसके पास उनसे निपटने में मदद करने के तरीकों के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रूपाली देव द्वारा उन्हें नीचे खींचने के साथ उनके आसपास के जानवरों की संख्या बढ़ गई। प्रारंभ में 4 जानवर थे, लेकिन अब उनमें से 8 थे। यदि ये लंबा खिंचा जाता है और राक्षसी जानवरों की संख्या बढ़ जाती है तो शर्मिला को भी बचना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन देव मदद करने का फैसला करने से पहले कुछ देर के लिए झिझके। चाहे कुछ भी हो, जब वे पहली बार हेवनली स्प्रिंग्स आइलैंड पर पहुंचे थे तो शर्मिला ने उन्हें एक अच्छा प्रभाव दिया था। इसके अलावा ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता हो। अगर वे मदद कर सकता है तो वे करेगा। भविष्य में और दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं थी। बैंग! अर्जुन देव ने जोर से जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगा दी। ब्लड फ्लेम शूज की मदद से उनका फिगर बिजली की गति से आगे बढ़ गया। एक चाबुक की लात के साथ उसने शर्मिला को उड़ते हुए एक राक्षसी जानवर को भेजा। राक्षसी जानवर का आधा सिर ढह गया। जब यह जमीन पर गिरा तो ये अधिक मृत नहीं हो सकता था। इस बात से शर्मिला और रूपाली देव को झटका लगा था। अर्जुन देव को मदद करते देख शर्मिला खुश हुए बिना नहीं रह सकी। उसने कहा, भाई अर्जुन, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने शर्मिला को लोहे की प्लेट उछाली और कहा, अपनी छोटी बहन को ले आओ, मैं पहले इन राक्षसी जानवरों को रोकूंगा। शर्मिला ने जब ये सुना तो उन्होंने इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं, अभी भी 7 राक्षसी जानवर हैं। आप उन्हें अकेले कैसे रोक सकते हैं? यहां तक कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको अपने कुछ ट्रम्प कार्ड को उजागर करना होगा। वो ठीक है, मुझे गति का लाभ है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम पहले जाओ। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराया और कुछ तेज मुट्ठी हवाएं चलाईं, जिससे राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित हुआ। पीली रूपाली देव ने राहत की सांस ली। जब उसने अर्जुन देव को अकेले राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित करते देखा तो उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव, जिसे वे हे दृष्टि से देख रही थीं, पहले ही 2 लोहे की प्लेटें प्राप्त कर चुके हैं। उसने उसे एक भी दे दी। अब वे सभी राक्षसी जानवरों को लुभाने में भी उसकी मदद कर रही हैं। अर्जुन देव को राक्षसी जानवरों को दूर ले जाते देख शर्मिला ने रूपाली देव से कहा, अन्य राक्षसी जानवर हमें घेरने वाले हैं, लोहे की प्लेट लें और पहले निकल लें। मैं राक्षसी जानवरों को मारने में उसकी मदद करूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं उसका बहुत ज्यादा ऋणी नहीं हो सकती। रूपाली देव असंवेदनशील नहीं थीं। वे जानती थीं कि वे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी, इसलिए वे जल्दी से लोहे की प्लेट लेकर उड़ गईं। 7 राक्षसी जानवरों ने अर्जुन देव पर तरह तरह के हमले किए। अर्जुन देव ने गति में अपने लाभ का उपयोग करके अधिकांश हमलों से बचने की कोशिश की। जहां तक कुछ हमलों का सवाल था जो बहुत केंद्रित थे, अर्जुन देव ने उन्हें रोक दिया। हमले की सीमा जितनी बड़ी होगी वे उतनी ही कमजोर होंगी। उन्हें ब्लॉक करने में कोई समस्या नहीं थी। का जैसे ही अर्जुन देव टूटने वाले थे, एक तेज तलवार की रोशनी चमकी, खून निकला और एक फ्लेम वुल्फ का सिर हवा में उड़ गया। हालांकि शर्मिला पीछे मुड़ गईं और अर्जुन देव के पास आ गईं। शर्मिला ने कुछ नहीं कहा। उसकी तलवार की रोशनी नाचने लगी और वे तितली की तरह चारों ओर नाचने लगी। वे राक्षसी जानवरों के बारे में अपनी इच्छा के अनुसार घूम रही थीं, सुंदर और स्वाभाविक दिखाई दे रही थीं। हालांकि उनकी तलवार क्यों बहुत घनी और प्रभावशाली थी। इसके अलावा ये तलवार के इरादे से पूरित थी। उनकी मूवमेंट टेक्निक के विपरीत इसकी ताकत चौंकाने वाली थी। जब शर्मिला अपनी तलवार चलाती थी तो राक्षसी जानवर कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे काफी घायल हो जाते थे। कमजोरों के अंग काट दिए जाएंगे। ये शर्मिला की असली ताकत थी। रूपाली देव को बिना रोके लोहे की प्लेट प्राप्त करने वाले लोगों के पहले जत्थे में शर्मिला का नाम जरूर होगा। अर्जुन देव का इरादा तुरंत जाने का नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए अपनी ताकत और अपने भौतिक शरीर की मजबूत रक्षा पर भरोसा किया। उन दोनों के एक साथ काम करने के साथ 7 राक्षसी जानवर धीरे धीरे गिर गए। उन दोनों को अपने राक्षसी कोर निकालने में कुछ समय लगा। अंत में उन्हें पता चला कि 7 राक्षसी जानवरों के पास लोहे की प्लेट भी नहीं थी। शर्मिला ने कुछ भाग्यशाली महसूस करते हुए कहा, सौभाग्य से आपने मुझे लोहे की प्लेट देने में मदद की, अन्यथा इतने प्रयास के बाद हमें लोहे की प्लेट भी नहीं मिलती। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी भाग्य ऐसा ही होता है, ये कहना मुश्किल है, चलिए चलते हैं। शिव! ठीक इसी समय एक आदमी जल्दी में उन दोनों के बगल में उतरा। वो उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए उन्हें ब्लॉक करने में मदद करें, मैं पहले चला जाऊंगा। उन दोनों के भाव बदल गए। उन्होंने देखा कि 10 राक्षसी जानवर उनका पीछा कर रहे थे। इस व्यक्ति ने वास्तव में अर्जुन देव और शर्मिला को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था।
ब्लड फ्लेम शूज की रेखाएं अचानक जल उठीं। अर्जुन देव की गति बढ़कर मार्क 4 हो गई। शिव ध्वनि के साथ वो उस व्यक्ति के सामने आ गया। उस व्यक्ति की आश्चर्यचकित निगाहों से पहले अर्जुन देव ने लात मारी और भावहीन होकर कहा, स्क्रैम। अर्जुन देव की गति बहुत तेज थी। उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। लात ने उसकी छाती पर प्रहार किया और उसे वापस राक्षसी जानवरों की घेरा में उड़ने के लिए भेज दिया। शर्मिला ने इस मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ीं। वे दोनों एक के बाद एक कुश्ती रिंग से बाहर निकले और प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से तैयार दर्शक स्टैंड पर पहुंचे। दर्शक स्टैंड में पहले से ही 100 लोग थे जिन्होंने लोहे का पदक प्राप्त किया था। उन्होंने कुश्ती के अंगूठे पर अपना ध्यान लौटाने से पहले कुछ समय के लिए अर्जुन देव को आकार दिया। कुश्ती के अंगूठे में 60-70 लोग कड़वाहट से पकड़े हुए थे। स्थिति से मजबूर उन्हें शेष 300 राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। दरअसल जब तक ये लोग कुश्ती की अंगूठी से बाहर कूदते थे, भले ही उनके पास लोहे का पदक ना हो, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। अधिक से अधिक वे स्वचालित रूप से जब्त कर लेंगे। कुश्ती के अंगूठे में दर्जनों लाशें बिखरी हुई थीं। कुछ राक्षसी जानवरों ने इन लाशों को क्रूरता से खा लिया, क्योंकि हजारों लोग देख रहे थे। बिना किसी पूर्ण लाश के मरना, भोजन के लिए तो कम, ये प्रतिभाओं का सबसे दुखद पतन था। जब अर्जुन देव ने ये देखा तो उनके शांत हृदय में एक लहर उभर आई। प्रतिभाओं के इस नवोदित युग में प्रतिभाएं नदी में मछली की तरह थीं, जो एक अनंत धारा में उभर रही थीं। उन प्रतिभाशाली काश्तकारों के लिए ये सबसे अच्छी उम्र थी। केवल इसी युग में ही प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच मिल सका जो उनका था। वे चमक सकते थे और इतिहास में अपना नाम छोड़ सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे देवलोक सम्राट ने देवलोक राजवंश की स्थापना की थी, हजारों साल पहले के थंडर किंग की तरह। हजारों वर्षों के बाद भी उन्हें अभी भी इतिहास द्वारा याद किया जाता है। ये सबसे खराब उम्र भी थी। आमतौर पर यहाँ के लोग ही युग के ज्वार का नेतृत्व करते हैं। हालांकि अब 100 साल में दिखाई देने वाली प्रतिभाएं भी भीड़ से अलग नहीं थीं। यदि आपने कड़ी मेहनत नहीं की तो आप समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, इस मंच पर चमकने का अवसर खो देंगे। कुश्ती के रिंग में लाशों के मालिकों ने जीवित रहते हुए हार मानने के बारे में सोचा था। हालांकि जब उन्होंने इस अवसर को छोड़ दिया, वे पीछे रह जाएंगे। इस युग में वे केवल एक दर्शक बन सकते थे। इन प्रतिभाशाली और अलग-थलग प्रतिभाओं के लिए कौन एक अनाम दर्शक बनना तैयार होगा? अर्जुन देव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और मन ही मन बुदबुदाया, प्रतिभाओं का युग आ गया है। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं दर्शक नहीं बन सकता। 300 रैंक 7 राक्षसी जानवरों ने 67 काश्तकारों को घेर लिया। लड़ाई को अब तीव्र नहीं कहा जा सकता था, ये अत्यंत दयनीय थी। अन्य 10 काश्तकारों ने एक लोहे का पदक प्राप्त किया और राक्षसी जानवरों की घेरा तोड़कर भीड़ में लौट आए। अर्जुन देव को आश्चर्य इस बात का था कि जिस कृषक ने उन्हें और शर्मिला को एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करना चाहता था, वास्तव में इन 10 लोगों में से एक था। उस साधक के आने के बाद उसने भीड़ में धीरे धीरे चलने से पहले अर्जुन देव को उदास दृष्टि से देखा। शर्मिला ने कहा, उन्हें कम मत समझो, वे ग्रेट जिया नेशन के विलाप घाटी के वैली मास्टर के दूसरे शिष्य हैं। उनकी विलाप करने वाली हथेली बहुत शक्तिशाली है। शायद वे अपना तुरुप का पत्ता प्रकट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोहे का पदक प्राप्त करने में देरी की। अर्जुन देव ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में उसने भी अपनी ताकत छिपाई थी। यदि वो अपनी तलवार खींचता तो उसे विश्वास था कि वो लोहे का पदक प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 लोगों में से एक होता। थोड़ी देर बाद किसी और ने लोहे का पदक प्राप्त नहीं किया। इसके बजाय जो किसान बचे रहे, उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई। युवराज चैतन्य ने सिर हिलाया और अपने बगल के लोगों से कहा। थोड़ी देर बाद 10 हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क कुश्ती रिंग में उतरे। उनकी मजबूत आभा एक साथ मिल गई और रैंक 7 राक्षसी जानवरों पर दबाव डाला। हुची प्रतिरोध करने में असमर्थ रैंक 7 राक्षसी जानवरों ने इस मजबूत आभा के सामने डर महसूस किया। वे सभी पीछे हट गए। ढोंग ढोंग ढोंग। उनमें से किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। वे केवल धीरे धीरे आगे बढ़े और राक्षसी जानवरों को वापस जेल में चले जाने पर मजबूर कर दिया। शेष लोग जानते थे कि उनके पास अब कोई मौका नहीं है। उनके हाव भाव बहुत निराश थे। वे सभी राख चेहरों के साथ एक और निकास के माध्यम से कुश्ती की रिंग से बाहर निकल गए। ये अब एक मंच नहीं था जो उनका था। युवराज चैतन्य ने अपनी निगाहें हटा लीं और भीड़ की ओर देखा। वो मुस्कुराया और कहा, ये वास्तव में मेरी उम्मीदों से अधिक था। वास्तव में 100 से अधिक लोग हैं जो योग्य हैं। रैंक ए कुश्ती की रिंग ने इतना भव्य दृश्य पहले कभी नहीं देखा होगा।
उन्होंने कहा, कुश्ती की रिंग आधिकारिक रूप से 2 घंटे में शुरू हो जाएगी। नियमों के अनुसार आप सभी को जीत की संख्या के आधार पर पुरस्कार प्राप्त होंगे। कोई आपको इस बारे में बाद में बताएगा। अब जाओ और अपने धातु पदक नंबर दर्ज करो। कुश्ती की रिंग का एक नौकर भीड़ को एक तहखाने में ले गया और पंजीकरण करना शुरू कर दिया। उसी समय कोई ऐसा भी था जिसने सभी को कुश्ती की रिंग की इनाम प्रणाली की एक मोटा विवरण दिया। प्रत्येक जीत के लिए उन्हें 300 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। ये ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर वे लगातार जीत सकते हैं तो इनाम 2 गुना हो जाएगा। लगातार 2 जीत के बाद दूसरे मैच के लिए 600 इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, तीसरे मैच के लिए 900, चौथे मैच के लिए 1200 और 5वें मैच के लिए 1500 का इनाम मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति लगातार जीत सकता है, लगातार 100 मैच जीत सकता है, तो इनाम खगोलीय होगा। बस इसके बारे में सोचना ही डरावना था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुश्ती की रिंग इतने सारे काश्तकारों को पागल कर सकती है। विशाल पुरस्कारों की उत्तेजना के तहत कुछ गहन लड़ाइयां होंगी। मूल रूप से जिन लोगों ने पुरस्कारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वे लगातार जीत के नियमों के बारे में सुनकर उत्साहित हो गए। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा संप्रदाय या शक्ति था, वे बिना किसी सीमा के मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स नहीं दे पाएंगे। हालांकि अर्जुन देव को लगा कि ये इतना आसान नहीं है। अगर वास्तव में कोई किसान होता जो लगातार इतने सारे मैच जीत सकता था, तो कुश्ती की रिंग को भारी नुकसान होता। वास्तव में उस व्यक्ति ने जारी रखा, ये मत सोचो कि लगातार जीत इतनी आसान है। वर्तमान रिकॉर्ड 60 जीत का है। इसके अलावा पिछले 100 वर्षों में कोई भी इसे हासिल करने में सक्षम नहीं है। पंजीकरण में अधिक समय नहीं लगा। आधिकारिक कुश्ती की रिंग शुरू होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वस्थ हो गए, अपनी चरम स्थिति में आ गए। द्वंद्व युद्ध रिंग में एक ऊंचे टावर में युवराज चैतन्य ने भीड़ की पंजीकरण की जानकारी रखी और इसे आसपास के बूढ़ों को वितरित कर दिया। कुछ विशेष लोगों को ढूंढें और उनका विज्ञापन करें। बस इतना कह लीजिए कि इन लोगों के पास 60 जीत की लकीर को तोड़ने का मौका है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों पर दाव 3 दिनों के भीतर 50 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच जाए। कुछ बूढ़ों ने अजीब तरह से कहा, सिटी लॉर्ड, क्या लोग इस तरह के प्रचार पर विश्वास करेंगे? युवराज चैतन्य जोर से हंसे और कहा, क्या मैं आपको पहले जानकारी पढ़ने के लिए परेशान कर सकता हूं? ये सभी विभिन्न देशों की शिखर प्रतिभाएं हैं। ये कुश्ती की रिंग आचीन उजाड़ टावर के लिए पहले दौर का चयन है। यदि आप इस खबर को फैलाते हैं तो मेरा अनुमान है कि टिकटों की बिक्री दुगनी हो जाएगी। इतना कहने के बाद युवराज चैतन्य ने कुछ उदास अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और धीरे से आह भरी। दुर्भाग्य से मुझे केवल 1 सप्ताह पहले नोटिस मिला था। इसके अलावा नियम कहते हैं कि मैं इस जानकारी को पहले से लीक नहीं कर सकता। अन्यथा इस बार जो हमने स्पिरिट स्टोन सर्जित किए हैं, वे हमारे लिए 10 साल तक आराम करने के लिए पर्याप्त होंगे। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी जानकारी के ढेर के साथ उत्साह से आया। वो मुस्कुराया और कहा, सिटी लॉर्ड, आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? वे व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन अर्जुन देव हैं। उन्होंने ग्रेट किन नेशन में महान कुलों की प्रतिभाओं को हराया था। यहां तक कि उन्होंने पवित्र भूमि के बाहरी शिष्यों को भी हराया। इससे पहले उन्होंने डेमिन वॉर बैटलफील्ड में 10 विषम अर्धकदम के मार्शल सम्राटों के सामने एक पीक सुपीरियर ग्रेट डेमिन कोर छीन ली थी। वे सभी बहुत अच्छे नाम हैं। थोड़ी सी पैकेजिंग के साथ वे सबसे बड़े नाम होंगे। युवराज चैतन्य ने जानकारी प्राप्त की और इसे बिना देखे ही मेज पर फेंक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बकवास से परेशान मत हो। किसी को भी इसका विज्ञापन करने की अनुमति नहीं है। कारण मत पूछो। कुछ बूढ़ों ने नजरों का आदान प्रदान किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज चैतन्य क्या कहना चाहते हैं। 2 घंटे बाद सभी मूल रूप से ठीक हो गए थे। इससे पहले का मैच वार्म अप की तरह था। अपनी मांसपेशियों को खींचने के बाद उनके शरीर अपनी चरम स्थिति में लौट आए थे। युवराज चैतन्य फिर से नजर नहीं आए। इसके बजाय एक बूढ़े भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सभी को तहखाने से बाहर निकाला और वापस दर्शक स्टैंड में ले गया। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा हो गया और बोला, पहले दिन केवल 10 मैच हैं, बस इसे वार्म अप मान लें। अगले 5 दिनों में हर दिन 18 मैच होंगे। बाद में आप सभी अपने निर्धारित संख्याओं के अनुसार एक-एक करके ऊपर जाएंगे।
हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।